नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फैंटेसी नॉवल ऑडियो बुक में। आज हम लेकर आए हैं एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जो आपको कल्पना की एक नई दुनिया में ले जाएगी। शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। इस कहानी के सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और नाम पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह मात्र संयोग होगी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। अध्याय 901 द डोमेन। ये यून के पैरों के नीचे अचानक एक गर्जना करती लहर प्रकट हुई। सांप के सिर वाली उस विशाल मछली को देखकर ये यून ने गहरी सांस ली और हाथ बढ़ाते हुए कहा, तलवार लेकर आओ। 30 सेकंड बाद लड़ाई शुरू हो गई। इस समय एस्ट्रल पैलेस में हर कोई चुपचाप इंतजार कर रहा था। बाय युए किंग ने अपना पंखा लहराया और अचानक मुस्कुराते हुए कहा, बुजुर्गों, यहाँ यूं ही बैठे रहना सचमुच उबाऊ है। क्यों ना आप उनके युद्धों के दृश्य दिखाएं। युद्ध प्रक्षेपण। एल्डर डुआनमू ने बाय युए किंग की ओर देखा। श्वेत लोमड़ी वंश का ये तीसरा राजकुमार वाकई परेशानी का सबब था। कई फॉर्मेशन एरे में भीतर घटित हो रहे दृश्यों को प्रोजेक्ट करने की क्षमता होती थी। चूंकि यह फिर रिफाइनिंग रॉक अन्य फॉर्मेशन एरे की तुलना में कहीं अधिक उत्कृष्ट था, इसलिए ये भी ऐसा कर सकता था। प्रोजेक्शन को सक्रिय करने से पहले केवल वे लोग जो फॉर्मेशन एरे को नियंत्रित करते थे, जैसे कि लुओ डिवाइन हॉल के एल्डर, ही देख सकते थे कि क्या हो रहा है। बाय युए किंग का सुझाव सुनकर सभी शिष्यों की आंखें चमक उठी। राजकुमारी श्वेत लोमड़ी जैसी जो लोग परीक्षा में शामिल हुई, वे उनसे कहीं अधिक प्रतिभाशाली थीं। यदि वे युद्धों को देख सके तो शायद कुछ सीख सके। जी हाँ, बढ़ो, क्यों ना आप फॉर्मेशन एरे को खोल दें और सबको देखने दें। फेरी रेड फॉक्स ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा करने में कोई हर्ज नहीं है। एल्डर शी ने भावहीन चेहरे से सिर हिलाया। तुरंत ही उन्होंने फिर रिफाइनिंग रॉक में एक मंत्र भेजा। सबके सिर के ऊपर रात के आकाश में लहरें उभरने लगी, मानो कोई तस्वीर खोली जा रही हो। राजकुमारी व्हाइट फॉक्स और उनके साथियों की आकृतियां इस विशाल परिदृश्य पर उभरने लगी। हर कोई उन्हें देख सकता था, मानो उनके बीच कोई पर्दा हो। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी दूसरी दुनिया में देख रहे हों, जहां सब कुछ अत्यंत स्पष्ट था। यह अज्ञात था कि इस प्रकार की प्रणाली के लिए कितनी ऊर्जा खर्च हुई। बाय युए किंग ने तुरंत राजकुमारी श्वेत लोमड़ी की ओर देखा। वह राजकुमारी श्वेत लोमड़ी के विकास को देखना चाहता था। बाकी लोगों में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। राजकुमारी ने चुना, क्या ये फिर ड्रैगन हो सकता है? व्हाइट फॉक्स कबीले के एक शिष्य ने अचानक कहा। जब वे पहली बार एस्ट्रल पैलेस में दाखिल हुए थे, तब एल्डर डुआनमू ने जिस फेर ड्रैगन को बुलाया था, वह वही ड्रैगन था। इसने इन सभी शिष्यों को बहुत बड़ा झटका दिया था। अधिकांश प्राचीन फे की शक्ति लगभग एक जैसी क्रूर थी, लेकिन उनमें से कुछ बेहद शक्तिशाली थे। इस फेर ड्रैगन की आभा उन प्राचीन फे की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली थी जिन्हें उन्होंने चुना था। क्या राजकुमारी व्हाइट फॉक्स ने सचमुच फेर ड्रैगन से युद्ध करने का विकल्प चुना? वह पीली रेत से भरी बंजर भूमि पर खड़ी थी। आसमान में घने और दमनकारी बादल छाए हुए थे और बिजली लगातार चमक रही थी। विशालकाय अजगर की आकृति बादलों के भीतर मंडरा रही थी। उस भयावह घटना और विशालकाय फेर ड्रैगन की तुलना में राजकुमारी व्हाइट फॉक्स का शरीर अत्यंत कमजोर प्रतीत होता था। दिलचस्प, जियान झू ने भी फेर ड्रैगन को ही चुना। एल्डर डुआनमू ने अचानक कहा। सभी ने जल्दी से 20 शिष्यों की आकृतियों पर नजर डाली और उन्होंने देखा कि काले वस्त्र पहने जियान झू एक विशालकाय अजगर के सामने खड़ा है। दोनों कुलों के दो शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्तियों ने लुओ डिवाइन हॉल की परीक्षाओं में अनायास ही एक ही प्राचीन परी को चुना था। सभी शिष्य उत्साहित थे। आमना सामना क्या होता है? यही तो था। दोनों प्रतिभाशाली व्यक्तियों का सामना एक ही प्राचीन परी से हो रहा था। वे कितनी दूर तक जा सकते थे? एल्डर डुआनमू, कृपया जुएल और जियान झू की छवि को एक साथ प्रोजेक्ट करें। बाय युए किंग ने मुस्कुराते हुए कहा। सभी लोग दो प्रतिभाशाली व्यक्तियों के बीच होने वाली लड़ाइयों को देखने के लिए उत्सुक थे। हालांकि प्रोजेक्शन स्क्रीन पर राजकुमारी श्वेत लोमड़ी की आकृति जियान झू से काफी दूर थी, इसलिए दोनों को एक साथ देखना सुविधाजनक नहीं था। एल्डर डुआनमू ने कुछ देर विचार करने के बाद राजकुमारी श्वेत लोमड़ी और जियान झू के चित्र को बीच में बड़ा कर दिया। शेष लोगों को चित्र के कोनों में धकेल दिया गया। चित्रपत्र को देखते हुए एल्डर डुआनमू ने कहा, युद्ध शुरू होता है। दोनों अजगर एक साथ दहाड़े और बादलों से बाहर निकल आए। बादलों से अजगर निकले जबकि बाघ हवाओं के साथ आए। दोनों अजगरों के चलने से काले बादल तुरंत गरज उठे और दुनिया का रंग बदल गया। अजगर का सिर राजकुमारी श्वेत लोमड़ी की ओर ऐसे बड़ा मानो वह कोई पहाड़ी हो। अजगर की भयानक शक्ति और उसकी उदासीन आंखों ने सभा के बाहर खड़े शिष्यों को अनैच्छिक रूप से अपनी सांसें रोक लेने पर मजबूर कर दिया। राजकुमारी श्वेत लोमड़ी हवा में तैरती हुई उठी और उसका सुंदर शरीर हवा में स्थिर हो गया। उसने अपना सुंदर जैड जैसा हाथ आगे बढ़ाया और दौड़ते हुए अजगर को हल्के से धक्का दिया। जैसे ही उसने स्पर्श किया, अचानक उसके सामने एक पवित्र और विशाल लोमड़ी की आभा प्रकट हुई। लोमड़ी के सिर के बाल चांदी जैसे थे और उसकी आंखें पतली थीं। उसकी निगाहें ठंडी थीं, मानो उसने समय का प्रवाह देख लिया हो। अंतरिक्ष में दूर दूर तक फैले युद्ध को देख रहे शिष्यों ने महसूस किया कि उनकी देह पर उसकी निगाहों का गहरा प्रभाव पड़ रहा है। ये 9 पूंछों वाला दिव्य लोमड़ी है। कितना अजीब है। लुओ वंश के शिष्य घबरा गए, लेकिन श्वेत लोमड़ी वंश के शिष्य बेहद उत्साहित थे। ये 9 पूंछ वाली दिव्य लोमड़ी एक प्राचीन परी भी थी। लोमड़ी ने अजगर को देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई दी। अजगर रुक गया और उसकी उदासीन आंखें मानो बेजान सी हो गईं। इसी क्षण राजकुमारी श्वेत लोमड़ी के पीछे 9 सफेद लोमड़ी की पूंछों की एक मायावी छवि अचानक प्रकट हुई। एक कदम आगे बढ़ाते हुए पहले की तरह एक हल्की सी थपकी के साथ अजगर के सिर की आंखों में एक दरार दिखाई दी और फिर वह फट गई। ड्रैगन दहाड़ते हुए फट पड़ा, जिससे चारों ओर खून फैल गया। पहला ड्रैगन मर गया। ये स्थानिक आयाम के नियम हैं। फेरी रेड फॉक्स की आंखें चमक उठी।
इतना ही नहीं, राजकुमारी व्हाइट फॉक्स के चारों ओर सफेद चांदी रंग की बिजली चमक रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वह किसी दूसरी दुनिया में उन बिजली के झटकों से घिरी हुई हो। जुए ने दाव डोमेन प्राप्त कर लिया है। बाय युएकिंग ने अपना पंखा झटकते हुए धीरे से कहा, उसने जिन नियमों को ग्रहण किया है उनके कारण उसके आसपास का स्थानिक क्षेत्र बन जाता है। ये दाव डोमेन की अभिव्यक्ति है। तीसरे राजकुमार सही हैं। एल्डर दुआनमू के लहजे में प्रशंसा साफ झलक रही थी। निम्न स्तर के शिष्य नियमों की समझ पर ध्यान नहीं देते क्योंकि नियम उनसे बहुत दूर होते हैं। लेकिन जब मार्शल आर्ट का अभ्यास एक निश्चित स्तर तक हो जाता है तो व्यक्ति नियमों के बिना ही अंतिम लक्ष्य तक पहुंच जाता है। केवल नियम ही उच्च स्तर का मार्ग खोलते हैं। यहाँ तक कि ब्रह्मांड के जन्म, उसकी उत्पत्ति तक भी पहुंचा जा सकता है। इस स्तर पर आप ब्रह्मांड के समान अस्तित्व स्तर पर होंगे। आपके ब्रह्मांड होने का अर्थ ही मार्शल आर्ट की सच्ची पराकाष्ठा है। एल्डर शी ने हल्के स्वर में कहा, यह बहुत कठिन है। यहाँ तक कि सर्वोच्च शक्तियां भी उत्पत्ति के नियमों को समझने में असमर्थ हैं। बिल्कुल सही, किसी एक दिव्य दाव नियम को समझ पाना ही आपको सर्वोच्चता की ओर ले जाएगा। आपके स्तर पर दाव डोमेन प्राप्त कर पाना ही अत्यंत प्रतिभा का प्रमाण है। एल्डर दुआनमू ने कहा, वे परमपिता के स्तर तक पहुंचने के लिए स्वर्ग के नियमों का अध्ययन कर रहे थे जिससे वे सर्वोच्च शक्ति बन सके। दाव डोमेन, ग्रेट दाव, हेवनली दाव, कैस और ओरिजिन, इन नियमों को समझना बेहद मुश्किल है। दाव डोमेन तो बस शुरुआत है, लेकिन जिन्होंने अभी तक दाव डोमेन हासिल नहीं किया है उनके लिए तो मानो उन्होंने अभी शुरुआत ही नहीं की है। एल्डर दुआनमू ने शिष्यों की ओर देखते हुए सीधे सीधे कहा, अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई थी। जब शिष्यों ने ये सुना तो उन्हें एक गहरा अंतर महसूस हुआ। उन्होंने भी नियमों का अध्ययन किया था, इसलिए वे अपनी कठिनाइयों से भली भांति परिचित थे। राजकुमारी श्वेत लोमड़ी ने 3 देव मोहर से परी देवताओं के आभास को बाहर निकाल लिया था। कई महीनों की गहन आध्यात्मिक प्रक्रिया के बाद उन्होंने अपने दाव डोमेन को प्राप्त कर लिया था। अपने दाव डोमेन के बल पर उसका एक ही प्रहार फेड ड्रैगन को मारने के लिए काफी था। यह हमला बेहद भयावह और डरावना था। कानूनों का यही भयावह पहलू था। इसने सीधे तौर पर दुनिया के कानूनों को युद्ध में सक्रिय कर दिया। यह स्वर्ग और पृथ्वी की शक्तियों का उपयोग करने के बराबर था। यह सचमुच ऐसी चीज थी जिसे हासिल करने की उन्हें कोई उम्मीद नहीं थी। और उसके बाद महान दाव और स्वर्गीय दाव थे। उनकी कठिनाइयां किस हद तक थीं? जियान झू ने भी फेड ड्रैगन को मार डाला है, एक शिष्य ने अचानक कहा। इतनी जल्दी? क्या जियान झू ने भी दाव डोमेन प्राप्त कर लिया? अध्याय 902, रानी मछली का वध। ओह, राजकुमारी श्वेत लोमड़ी की शक्ति से सभी अभी भी अचंभित थे। तभी उन्हें पता चला कि जियान झू ने भी परी ड्रैगन को मार गिराया है। तुरंत ही सबने उसकी ओर देखा। उन्होंने बस इतना देखा कि जियान झू के सामने मौजूद फेड ड्रैगन धीरे धीरे गायब होते हुए एक शव में बदल गया। वे चूक गए। सभी लोग उदास थे क्योंकि हत्या की गति बहुत तेज थी। वह राजकुमारी श्वेत लोमड़ी से कुछ सेकंड धीमा था। वे राजकुमारी श्वेत लोमड़ी के दाव डोमेन के बारे में सोच रहे थे और पूरी तरह से उसी पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, इसलिए वे जियान झू की हत्या की प्रक्रिया को देख नहीं पाए। इसी क्षण एल्डर दुआनमू ने अपना हाथ हिलाया और जियान झू की छवि स्क्रीन पर चमक उठी। दृश्य स्वयं ही रिवाइंड होने लगा। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो देख लीजिए। सभी दृश्य सरणी संरचना में रिकॉर्ड किए गए हैं। एल्डर दुआनमू ने हल्के स्वर में कहा। जियान झू द्वारा फेड ड्रैगन का वध करते हुए देखने के अवसर को लेकर सभी उत्साहित थे। युद्ध की शुरुआत में जियान झू ने अपने से 100 गुना बड़े ड्रैगन का सामना करते हुए अपनी हड्डी की तलवार पकड़ी हुई थी। उसने धीरे धीरे 3 कदम आगे बढ़ाए। हर कदम के साथ उसकी आभा तेजी से बढ़ रही थी। जब उसने अपना अंतिम कदम उठाया तब तक जियान झू की आभा अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। इस समय वह हमला करने से खुद को रोक नहीं सकता था, भले ही वह हमला करना न चाहता हो, क्योंकि जानलेवा इरादे से उसे ही नुकसान पहुंच सकता था। जैसे अचानक कोई हल्की चांदनी चमक कर गुजर गई हो, वैसे ही सबके सामने क्षितिज एक पल के लिए गायब हो गया। केवल बड़े बुजुर्ग बाय युएकिंग और लाल लोमड़ी पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वे स्पष्ट रूप से देख सकते थे कि जियान झू ने अपने पीछे रखी हड्डी की तलवार को पकड़ा और पलक झपकते ही आगे की ओर वार कर दिया। उस क्षण उसकी क्रियाएं अत्यंत तीव्र गति से आगे बढ़ी। गति के अलावा उनमें कुछ भी असाधारण नहीं था। हड्डी की तलवार आगे बढ़ते ही तलवार का ब्लेड मानो गायब हो गया। उसके तुरंत बाद अजगर का सिर उसके सामने प्रकट हुआ। इतनी नजदीक से अजगर ने अपना मुंह खोलकर जियान झू की तलवार को निगलने का इरादा किया था, लेकिन तलवार के ब्लेड ने सीधे उसके गले को चीर दिया और तलवार की किरणों ने अजगर के शरीर को चीरते हुए एक ही बार में उसे मार डाला। बस इतना ही था। सभी लोग बड़ी बड़ी आंखों से उस प्रक्षेपण को घूर रहे थे। जियान झू की शक्ति और इच्छाशक्ति दोनों ही उसके प्रहार के इर्द गिर्द एकत्रित हो रही थी। फिर भी फेड ड्रैगन की शक्तिशाली रक्षा और जीवन शक्ति के आगे वह प्रहार को सहन नहीं कर सका। विनाशकारी शक्ति की यह मात्रा भयावह थी। राजकुमारी व्हाइट फॉक्स की शालीनता की तुलना में जियान झू द्वारा फेड ड्रैगन का क्रूर वध करना उन्हें एक अलग ही तरह का सदमा पहुंचाने वाला था। बाय युएकिंग ने अपनी भौहें थोड़ी सी उठाईं। क्या हड्डी की तलवार इतनी तेज थी कि उसने लगभग अंतरिक्ष और समय की सीमाओं को तोड़ दिया था। जियान झू ने भले ही अन्य नियमात्मक दाव डोमेन में अंतर्दृष्टि प्राप्त न की हो, लेकिन उन्होंने अपने स्वयं के तलवार हृदय को प्राप्त कर लिया है। तलवार हृदय का उपयोग करके अपना स्वयं का दाव बनाना भी एक मार्ग है। 12 स्वर्गों में भी तलवार के दिव्य स्वामी हैं। अपनी तलवारबाजी के माध्यम से वे अपना स्वयं का दाव बनाते हैं, जिससे वे सभी बाधाओं को नष्ट करते हुए दिव्य स्वामी राजसी मोहरे प्राप्त कर सकते हैं। एल्डर दुआनमू ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा। जियान झू बुरा नहीं है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि सर्वोच्च गुलान उसे पसंद करते हैं। उनकी आवाज बहुत तेज नहीं थी, लेकिन जब वहां मौजूद सभी शिष्यों ने इसे सुना तो वे असहाय और निराश महसूस करने लगे। दिव्य स्वामी राजसी चिन्ह उनके लिए बहुत दूर थे। वे दाव चिन्ह थे जो स्वर्ग के उद्भव के समय के नियमों से बने थे।
पूरे 10,000 परियों के स्वर्ग में केवल 72 दिव्य स्वामी राजसी चिन्ह थे। उनमें से कुछ लापता प्रतीत होते थे। यहाँ तक कि अधिकांश सर्वोच्च शक्तियों के पास भी दिव्य स्वामी राजसी चिन्ह धारण करने की योग्यता नहीं थी। जो लोग दिव्य भगवान राजसी मोहर धारण कर सकते थे वे अद्वितीय शक्तिशाली व्यक्तित्व थे जो सर्वोच्च शक्तियों से भी ऊपर थे। यदि कोई सर्वोच्च शक्ति इस स्तर तक पहुंच जाए तो यह और भी भयावह होगा। वे सर्वोच्च शक्तियों में भी विलक्षण थे, और जब ऐसा कोई व्यक्ति किसी सर्वोच्च शक्ति से ऊपर उठ जाता था तो वह परम स्वर्ग के शीर्ष व्यक्तित्वों में शामिल हो जाता था। इस तरह की महान हस्ती न तो उनकी नजरों में थी और न ही उनकी पहुंच में। उनके लिए सर्वोच्चता का स्तर ही एक तरह की किंवदंती जैसा था। तलवार के हृदय के माध्यम से अपने मार्ग का निर्माण करना। यद्यपि कोई ब्रह्मांड के नियमों में महारत हासिल नहीं कर रहा होता, फिर भी वह दशकों तक तलवार में तल्लीन रहता ताकि अंततः अपने तलवार के हृदय को प्रज्वलित कर सके और अपना स्वयं का तलवार मार्ग स्थापित कर सके। किसी के लिए दिव्य स्वामी राजसी मोहर का उपयोग कर पाना ही यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त था कि तलवार मार्ग कितना भयावह हो सकता है। यह प्रभावशाली है, लेकिन तलवार के हृदय के निर्माण के बावजूद यह अभी भी नियमित दाव डोमेन से बहुत दूर है। बाय युएकिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। राजकुमारी श्वेत लोमड़ी ने त्रिदेव मोहर के साथ ध्यान करते समय एक दिव्य अनुभूति के माध्यम से अपना दाव डोमेन प्राप्त कर लिया था। जियान झू की बात करें तो वह अभी तक दाव डोमेन तक नहीं पहुंच पाया था। युद्ध क्षमता के मामले में राजकुमारी व्हाइट फॉक्स ने अभी तक अपनी पूरी ताकत का स्पष्ट रूप से उपयोग नहीं किया था। जियान झू अभी भी राजकुमारी व्हाइट फॉक्स की तुलना में काफी कमजोर थी। बाय युएकिंग को जियान झू की कभी चिंता नहीं थी। वह तो बस सहज भाव से जियान झू के विकास को देख रहा था। उसे पूरा यकीन था कि लुओ डिवाइन हॉल की परीक्षाओं में कोई भी राजकुमारी श्वेत लोमड़ी के लिए जरा सा भी खतरा नहीं बन सकता। श्वेत लोमड़ी की परीक्षाओं में केवल लुओ वो एर ही थी। लुओ वो एर के बारे में सोचते ही बाय युएकिंग की भौहें अनायासी फड़कने लगी। राजकुमारी श्वेत लोमड़ी पहले ही दूसरे जादुई अजगर से लड़ रही है। शिष्य बड़ी उत्सुकता से देख रहे थे। राजकुमारी श्वेत लोमड़ी और जियान झू ने पहले जादुई अजगर को मार गिराया था। शिष्य सभी अचंभित थे, लेकिन उन्हें इस लड़ाई से कोई खास जानकारी नहीं मिली। उन्हें दूसरी लड़ाई ध्यान से देखनी होगी। बूम! जैसे ही दूसरा फिर ड्रैगन प्रकट हुआ, उसने अपना एक विशाल पंजा फैला दिया। ड्रैगन का पंजा जहां भी जाता शून्य फट उठता। काले रंग की अंतरिक्षीय दरारें दिखाई देने लगी, जिनके भीतर भयंकर अंतरिक्षीय तूफान उठ रहे थे। भयानक। एस्ट्रल पैलेस में खड़े शिष्य पहले प्राचीन फे को भी नहीं हरा सके, इसलिए उन्हें दूसरे प्राचीन फे को देखने का मौका भी नहीं मिला। अब प्रोजेक्शन देखने के दौरान उन्हें केवल अपने शरीर में थोड़ी सी अकड़न महसूस हुई, और ये तो बस एक प्रोजेक्शन था जिसे वे देख रहे थे। अगर वे राजकुमारी व्हाइट फॉक्स और जियान झू की जगह पर खड़े होते तो ये स्पष्ट था कि दूसरे फे ड्रैगन का सामना करते समय उन पर कितना जबरदस्त दबाव होता। इससे कई लोग निराश हो गए। ऐसा लग रहा था कि 7 साल की कड़ी मेहनत के बावजूद वे प्राचीन परियों का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। अगर वे पहले प्राचीन परी को मार गिरा सके तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। जैसे ही सबकी निगाहें राजकुमारी व्हाइट फॉक्स पर टिक गईं, अचानक किसी ने विस्मयबोधक स्वर में कुछ कहा। ऐसा लगता है कि सीनियर ब्रदर यी ने भी एक प्राचीन फे की हत्या कर दी है। बोलने वाली महिला व्हाइट फॉक्स कबीले की शिष्या थी और वह कोई और नहीं बल्कि लैन शियाओमो थी। अनजाने में ही उसकी नजर यी यून पर नहीं पड़ी। शायद इसका कारण ये था कि पिछले 7 सालों से वही यून के पत्थर जैसे स्थिर चेहरे को देखती आ रही थी। अब उसे उससे एक तरह की जान पहचान हो गई थी, इसलिए बस एक नजर में ही वह उसे देख लेती थी। अब सब लोग राजकुमारी श्वेत लोमड़ी और जियान झू की दूसरे फाइट ड्रैगन के साथ लड़ाई देख रहे थे। यही सबसे रोमांचक बात थी, इसलिए किसी का भी मन दूसरों की लड़ाइयों को देखने का नहीं कर रहा था। इसके अलावा राजकुमारी श्वेत लोमड़ी और जियान झू के युद्ध के दृश्य ठीक बीच में दिखाए जा रहे थे। बाकी शिष्यों को एक सीमा के रूप में किनारों पर धकेल दिया गया था। यहाँ तक कि लैन शियाओमो भी शुरू में राजकुमारी श्वेत लोमड़ी पर ही ध्यान केंद्रित कर रही थी, लेकिन अनजाने में उसकी नजर यी यून पर पड़ गई। लान शियाओमो के शब्दों ने काफी लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। यी यून ने एक प्राचीन परी को भी मार डाला था। उन्होंने जल्दी से प्रोजेक्शन के चारों ओर देखा। यी यून कहाँ थी? किनारों पर कुल 18 शिष्य मौजूद थे। प्रदर्शित छवियां बहुत छोटी थीं। जो शिष्य यी यून से परिचित नहीं थे, उन्हें छवियों की श्रृंखला में से उन्हें ढूंढने में कुछ समय लगा। जब उन्होंने यी यून को देखा तो उसके पैरों के नीचे मौजूद रानई मछली पानी में डूब गई थी, जिससे उसके शरीर का एक छोटा सा हिस्सा पानी की सतह के ऊपर दिखाई दे रहा था। छोटी बहन, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। क्या ये जीवित नहीं है? जब एक शिष्य ने इस रानी मछली को देखा तो उसकी रुचि तुरंत खत्म हो गई। उसने सचमुच कमाल कर दिया। ये तो दूसरी मछली है, लैन शियाओमो ने जल्दी से कहा। उसने अभी अभी रानी मछली का शव गायब होते देखा था। 2 हिस्सों में बंटे शव से खून की बौछार निकल रही थी। दूसरा वाला शिष्य आश्चर्यचकित रह गया। अगर यह पहले से ही दूसरी रानी मछली थी तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि ये उनको पहले प्राचीन परी को मारने में जो समय लगा वह राजकुमारी श्वेत लोमड़ी और जियान झू की तुलना में बहुत धीमा नहीं था? इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि शिष्य की पहली प्रतिक्रिया यही थी कि लैन शियाओमो को गलतफहमी हुई है। 7 साल पहले यी यून लुओमो और रानजुएई से कमजोर था, लेकिन अब वह कुछ ही सेकंड में पहले प्राचीन परी को मार सकता था। क्या यह नहीं कहा गया था कि उसमें केवल एक आध्यात्मिक उत्परिवर्तन हुआ था और उसे कोई नियमगत ज्ञानोदय नहीं हुआ था? ये वाकई दूसरी रानी मछली है। एल्डर दुवानमू ने लैन शियाओमो की बात की पुष्टि करते हुए कहा। एल्डर दुवानमू भी कुछ हद तक हैरान थे। इस बार यी यून ने रानी मछली को जिस गति से मारा वह बहुत तेज थी। उसकी शक्ति में जो वृद्धि हुई थी वह भी बहुत ज्यादा थी। यी यून अतीत में एक रानी मछली को मार गिराने में सक्षम था। इस बार वह घायल नहीं हुआ और लड़ाई तेजी से और सफाई से समाप्त हो गई।
उसकी आध्यात्मिक क्षमता में परिवर्तन के कारण युद्ध में उसका निर्णय और भी सटीक हो गया है। एल्डर दुआनमू ने प्रशंसा भरे लहजे में कहा। यह सुनकर कि यी यून ने पहले प्राचीन परी को मार डाला है, बाई युएकिंग की निगाहें नीचे झुक गईं, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा। बाई युएकिंग के अलावा व्हाइट फॉक्स कबीले के अन्य शिष्य भी असंतुष्ट महसूस कर रहे थे। अगर बात राजकुमारी जुएर की होती तो वो नजरों के सामने तो होती, लेकिन पहुंच से बाहर, इसलिए भले ही वो उनका मुकाबला न कर पाती, कोई बात नहीं थी। आखिरकार वो एक ही स्तर पर तो नहीं थे। ये आम लोगों के अमीरों को देखने जैसा था। उन्हें तुलना करने की जरूरत महसूस नहीं होती थी, लेकिन यी यून भी शुरू से ही उनसे ज्यादा ताकतवर नहीं था। वो उनके पड़ोसी जैसा था, बस अचानक एक अमीर व्यापारी बन गया था। ये एहसास स्वाभाविक रूप से अप्रिय था। यी यून ने इतने कम समय में पहले प्राचीन परी को कैसे मार डाला? उसने ये कैसे किया? वह राजकुमारी श्वेत लोमड़ी से केवल कुछ सेकंड ही धीमा था, लुओ कबीले के एक शिष्य ने कहा। उनके शब्दों ने श्वेत लोमड़ी वंश के शिष्यों में असंतोष पैदा कर दिया। जिस तरह से ये शब्द कहे गए थे, उससे ऐसा प्रतीत होता था मानो यी यून राजकुमारी श्वेत लोमड़ी के समान स्तर पर हो, तो वे इसे कैसे स्वीकार कर सकते थे? उसकी तुलना राजकुमारी जुएर से मत करो, वे बिल्कुल भी एक समान स्तर पर नहीं हैं। पहले प्राचीन फे के विरुद्ध राजकुमारी जुएर को अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करने का अवसर भी नहीं मिला। इसके अलावा राजकुमारी जुएर ने एक फे ड्रैगन को मारा था। जहां तक यी यून की बात है, उसने केवल एक रानई मछली को मारा था। हालांकि रानई मछली भी शक्तिशाली है, लेकिन वह फे ड्रैगन से कहीं अधिक कमजोर है। अंत में राजकुमारी जुएर और यी यून के बीच का अंतर और भी बढ़ जाएगा और वही यी यून को बहुत पीछे छोड़ देगी, एक श्वेत लोमड़ी के शिष्य ने कहा। उसकी बातों से लुओ कबीले के उस शिष्य ने भौहें चढ़ा ली जिसने अभी अभी बात की थी। तुम तो युद्ध में भाग लेने के योग्य भी नहीं हो, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह कहने की कि यी यून राजकुमारी श्वेत लोमड़ी से हीन है? हालांकि सुनने में अप्रिय लग सकता है, लेकिन लुओ वंश के शिष्य को यह स्वीकार करना पड़ा कि यी यून और राजकुमारी श्वेत लोमड़ी के बीच का अंतर मामूली नहीं था। उसका शुरुआती स्तर बहुत ऊंचा था। 7 साल पहले अन्य लोगों ने एक प्राचीन परी के साथ लड़ाई लड़ी थी, जिसमें यी यून भी शामिल थी, जिसका अंत आपसी संघर्ष में हुआ था। राजकुमारी श्वेत लोमड़ी ने स्वयं 2 प्राचीन परियों को मार डाला था और तीसरे को गंभीर रूप से घायल भी कर दिया था। अब राजकुमारी श्वेत लोमड़ी को त्रिदेव मोहर का ज्ञान प्राप्त हो गया था, जिससे उसका दाव डोमेन बन गया। उसकी शक्ति अभूतपूर्व थी और उसकी तुलना नहीं की जा सकती थी। अच्छा एल्डर दुआनमू, क्या आप जूनियर ब्रदर यी के युद्ध दृश्य को दोबारा दिखा सकते हैं? लुओ कबीले के शिष्य ने पहले अनुरोध किया। ये सुनकर सभी उत्सुक हो गए। वे भी यह जानने के लिए उत्सुक थे कि यी यून ने पहले प्राचीन फे को इतनी जल्दी कैसे मार गिराया। अध्याय 903 सुनहरा कोआ अपने पंख फैलाता है। यी यून की ताकत में हुई बढ़ोतरी अविश्वसनीय थी। पिछले 7 वर्षों में उसके शरीर में ऐसा क्या बदलाव आया था कि वह पहले प्राचीन परी को इतनी जल्दी मार सका? सभी की निगाहें उन पर टिकी थी। तभी एल्डर दुआनमू ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और भावहीन चेहरे के साथ उसे हिलाया। तुरंत ही स्क्रीन उस क्षण पर लौट गई जब यी यून और रानई मछली के बीच युद्ध छिड़ा था। धड़ाम! रानई मछली ने अपनी पूंछ उठाए और समुद्र की सतह पर जोर से प्रहार किया। तुरंत ही एक विशाल लहर सीधे यी यून की ओर बढ़ गई। यी यून ने पलक भी नहीं झपकाए। उसने अपने हाथ में तलवार उठाए और उसके चारों ओर युआनची ऊर्जा का प्रवाह उमड़ने लगा। यहाँ तक कि तलवार, जिसे केवल एक साधारण हथियार माना जा सकता था, एक चमकदार सुनहरी रोशनी बिखेर रही थी। यी यून की तलवार के ऊपर एक चमकता हुआ सूर्य प्रकट हुआ। बूम! यी यून जलती हुई शुद्धयान ज्वालाओं के बीच तलवार और शरीर को एक साथ मिलाकर लहर में घुस गया। जहां जहां तलवार की धार जाती थी, वहां से बड़ी मात्रा में समुद्री जल वाष्पित हो जाता था और इसी दौरान यी यून तलवार हाथ में लिए रानई मछली के शरीर पर टूट पड़ा। रानई मछली जल तत्व के नियमों को समझ चुकी थी। उसका शरीर पानी की तरह अलग हो सकता था। हालांकि जब यी यून ने अपनी तलवार से वार किया तो तलवार के चारों ओर की आभा विकृत हो गई। शुद्ध यान ज्वालाओं की विशाल मात्रा फैल गई और रानई मछली दर्द से कराह उठी। उसका जल तत्व से बना मांस और रक्त शुद्ध यान ज्वालाओं से जलकर वाष्पीकृत हो रहा था। बूम बूम बूम! जैसे ही शुद्ध यान ऊर्जा एकत्रित हुई, एक भयानक विस्फोट हुआ। रानई मछली का शरीर उसके सिर से अलग होकर 2 टुकड़ों में बंट गया। बस इतना ही था, शिष्य दंग रह गए। इसमें कोई छल कपट नहीं थी। उसने केवल शुद्ध यान नियमों का उपयोग करके एक ही प्रहार में रानई मछली को जलाकर राख कर दिया था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि एल्डर दुआनमू ने इसे त्वरित और स्वच्छ बताया था। यी यून की ताकत 7 साल पहले की तुलना में बहुत बढ़ गई थी। यी यून की बोध शक्ति अद्भुत है। वह ध्यान के दौरान अपनी आत्मा को रूपांतरित करने में सक्षम है। अब ऐसा प्रतीत होता है कि उसके शुद्धयान नियम भी प्रबल हो गए हैं। क्या उसकी आत्मा के इस रूपांतरण ने उसके शुद्धयान नियमों को एक और कदम आगे बढ़ाने में सक्षम बनाया है? लुओ वंश के एक शिष्य ने पूछा। आत्मा के रूपांतरण के कारण किसी के नियमों में कुछ सुधार होना कोई अजीब बात नहीं थी, लेकिन यह सुधार कुछ ज्यादा ही था। मुझे आश्चर्य है कि प्राचीन फे यी यून कितने लोगों को मार गिराने में सक्षम होंगे। लुओ वंश के एक अन्य शिष्य ने टिप्पणी की। यी यून का वर्तमान प्रदर्शन वुफेंग और शैडो ट्विन से कहीं बेहतर था। इसे लुओ वंश का औचित्य सिद्ध करने के रूप में देखा जा सकता है। और इसी क्षण व्हाइट फॉक्स के एक शिष्य ने कहा, वुफेंग और शैडो ट्विन्स ने लगभग एक ही समय में अपने पहले प्राचीन फे को मार डाला है। उसकी आवाज में थोड़ी उदासी थी। वुफेंग और शैडो ट्विन्स ने पहले प्राचीन फे को मारने में जितना समय लिया था, वही उनके समय से कहीं कम था। उन्होंने यी यून को बेवजह प्रसिद्धि हासिल करने का मौका दे दिया था। हमारे कबीले के 4 लोग पहले ही प्राचीन परी को मार चुके हैं और उनके पास तो बस यी यून और जियानजू ही हैं। इसके अलावा राजकुमारी जुएर भला किससे मुकाबला कर सकती है? एक श्वेत लोमड़ी के शिष्य ने गर्व से कहा। उसके लहजे में बदलाव आ गया। शॉप एवरीथिंग यू नीड, सीमो।
Find best deals with discounts and free shipping. Buy on AliExpress. Shop everything you need. Open AliExpress app. Shop everything you need. Open AliExpress app. इस समय लुओमो और रान जुएई अभी भी अपने पहले प्राचीन फे के साथ युद्ध में लगे हुए थे। वे अभी भी अपेक्षाकृत कमजोर थे। उन्हें अपने पहले प्राचीन परी को मारने में अभी कुछ समय लगेगा। और इसी क्षण एक श्वेत लोमड़ी के शिष्य की आंखें चमक उठी और उसने कहा, महारानी ने दूसरे प्राचीन परी को मार गिराया है। दूसरे को भी मार गिराया। कितना समय हो गया? जैसे ही सबकी निगाहें यीयुन से हटकर राजकुमारी व्हाइट फॉक्स के जूम किए गए प्रोजेक्शन पर गईं, सबकी निगाहें तुरंत उस पर टिक गईं। चित्र के उस स्क्रॉल में राजकुमारी व्हाइट फॉक्स हवा में तैर रही थी। उसके सामने एक और मरा हुआ ड्रैगन पड़ा था। उसने सचमुच कमाल कर दिया। सभी को इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। वे अभी भी पहले प्राचीन परी के मारे जाने के सदमे से उबर ही रहे थे, लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि राजकुमारी व्हाइट फॉक्स दूसरे प्राचीन परी को इतनी जल्दी मार डालेगी। उन्हें तुरंत ही एक अजीब सी अनुभूति हुई कि शायद दूसरा प्राचीन परी पहले वाले से ज्यादा शक्तिशाली नहीं था। हालांकि उन्होंने जियान झू की ओर देखा, जिसका प्रतिबिंब राजकुमारी श्वेत लोमड़ी के बगल में था। इस समय जियान झू की आभा अभी भी दुर्जय थी। उसका हर प्रहार बिजली की गति से तेज था। सभी ने देखा कि अनगिनत तलवार ऊर्जा उसके शरीर के चारों ओर लिपटी हुई थी और हमले अजगर के पंजों पर चमक रहे थे। हर बार बिजली की चमक के बाद अजगर के शरीर से खून की बड़ी बड़ी धाराएं फूट निकलती थीं। जैसे जैसे अजगर के हमले और अधिक हिंसक होते गए, वह क्रोध से दहाड़ने लगा। काले बादलों के छा जाने के साथ ही अजगर के पंजों के चारों ओर अनगिनत स्थानिक दरारें दिखाई देने लगी। अजगर की शक्ति अथाह थी। यह दृश्य देखकर भीड़ अपनी सांसें थामने लगी। ये शिष्य कल्पना करने लगे कि उनका सामना इस अजगर से हो रहा है। वे शायद 1 मिनट से भी कम समय तक टिक पाएंगे, या हो सकता है कि आधे मिनट से भी कम समय में पराजित हो जाएं। जियान झू ने अत्यंत उग्रता से आक्रमण किया, लेकिन वह अजगर को केवल और अधिक घाव देकर ही कमजोर कर सका। उसे हराने में शायद कुछ समय लगेगा। वह पहले प्राचीन परी को एक ही प्रहार में मारने में असमर्थ था। केवल जियान झू की लड़ाई ही दर्शकों की कल्पना के अनुरूप थी। जहां तक राजकुमारी व्हाइट फॉक्स की बात है, जिस गति से उसने पहले और दूसरे ड्रैगन को मारा, वह पूरी तरह से एक जैसी प्रतीत होती थी। उसके हाव भाव भी, उसकी चाल ढाल भी बिल्कुल वैसी ही थी। क्या वह सचमुच दूसरा ड्रैगन था? महारानी सचमुच अद्भुत है। व्हाइट फॉक्स के एक शिष्य ने लुओ वंश के शिष्यों को घूरते हुए प्रशंसा से कहा। पहले प्राचीन परी के वध की तुलना करने का क्या मतलब था? उनकी राजकुमारी व्हाइट फॉक्स ने तो दूसरे को पहले ही मार डाला था। बाय युए किंग ने दोनों गुटों के बीच की तीखी बहस सुनी, लेकिन वह चुप रहा। पहले प्राचीन परी को मारना कोई बड़ी बात नहीं थी, भले ही वह एक ही वार में हो गया हो, लेकिन दूसरे प्राचीन परी को उसी वार में मार गिराना वाकई ताकत की बात थी। दाव डोमेन प्राप्त कर चुकी राजकुमारी व्हाइट फॉक्स की शक्ति में जबरदस्त वृद्धि हुई थी। उसने अपने युद्धाभ्यासों में नियमों को पूरी तरह से समाहित कर लिया था, और शक्तिशाली विरोधियों का सामना करते समय वह और भी अधिक शक्तिशाली हो जाएगी। तीसरे प्राचीन परी युग की शुरुआत होती है। बाय युए किंग ने पंखा फड़फड़ाते हुए कहा। धमाका धमाका 1000 फुट लंबा अजगर नीचे उतरा। सबसे पहले अजगर के पंजे दिखाई दिए, लेकिन जब वह अभी हवा में ही था, तभी जमीन पर एक बड़ी दरार दिखाई दी। दूसरे ड्रैगन की तुलना में ये शिष्य सतही तौर पर अपना संयम बनाए रख सकते थे। आखिरकार वे तो बस एक सरणी संरचना का प्रक्षेपण देख रहे थे। हालांकि जैसे ही तीसरा ड्रैगन प्रकट हुआ, वे पीछे हटने के लिए मजबूर हो गए। शक्तिशाली ड्रैगन की शक्ति पहले ही सरणी संरचना से बाहर प्रक्षेपित हो चुकी थी। ये कल्पना करना कठिन था कि स्वयं अजगर का सामना करना कितना भयावह होगा। राजकुमारी श्वेत लोमड़ी की कोमल आकृति वहां चुपचाप खड़ी रही। उसने अजगर को देखा और फिर अपना पतला हाथ आगे बढ़ाया। सब लोग अचंभित थे, आखिर वही चाल दोबारा क्यों चली गई? इस समय जियान झू अभी भी दूसरे ड्रैगन से युद्ध में व्यस्त था। शैडो ट्विंस और वुफेंग ने दूसरे प्राचीन फे से लड़ना शुरू कर दिया था। ऐसा नहीं था कि कोई उनकी लड़ाइयों पर ध्यान नहीं दे रहा था। प्रिंसेस व्हाइट फॉक्स को देखते हुए दर्शक उनके प्रदर्शन को देखने के लिए भी कुछ समय निकालते थे। श्वेत लोमड़ी के शिष्य समय समय पर छाया जुड़वा बच्चों और वुफेंग को देखते रहते थे। वे भी उसी तरह उस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे जब ये तीनों प्रतिभाशाली उनसे मिली हार की भरपाई कर सकेंगे। लुओ वंश के शिष्यों को बेसब्री से इंतजार था कि जियान झू दूसरे प्राचीन परी को मार गिराए और राजकुमारी श्वेत लोमड़ी की प्रगति की बराबरी कर ले। अगर ऐसा नहीं हुआ तो अंतर और भी बढ़ जाएगा। जियान झू की अस्थि तलवार में भयावह विनाशकारी शक्ति थी। अजगर का शरीर पहले से ही घावों से लथपथ था। उससे इतना खून बह रहा था कि जमीन पर एक नदी सी बन गई थी। जैसे ही जियान झू ने दोबारा प्रहार किया, अजगर ने अनिच्छा से दहाड़ मारी और लड़खड़ाने लगा। बस 2-3 और वार करने से यह मर जाएगा। लुओ कबीले के शिष्यों की आंखें चमक उठीं। राजकुमारी व्हाइट फॉक्स और तीसरे प्राचीन फे के बीच की लड़ाई अभी शुरू ही हुई थी। इसका मतलब यह था कि अंतर बहुत ज्यादा नहीं था। इस समय एल्डर दुवानमू ने अचानक आश्चर्य से कहा, उसने दूसरे को इतनी जल्दी कैसे मार डाला? एल्डर दुवानमू, जल्दी का क्या मतलब है? और यह अभी मरा भी नहीं है। लुओ वंश के एक शिष्य ने यह बात तब कही जब उसने देखा कि एल्डर दुवानमू जियान झू की ओर नहीं देख रहे थे। लुओ कुल के शिष्य ने एल्डर दुवानमू की निगाहों का अनुसरण किया और उसने देखा कि प्रक्षेपण में ये उन समुद्र की सतह के ऊपर तैर रहा था। उसके पैरों के नीचे एक विशालकाय रानई मछली का शव समुद्र की सतह पर तैर रहा था। पानी लाल रंग से रंगा हुआ था। ये रानई मछली बीच से 2 हिस्सों में बंट गई थी। इसके अंदरूनी अंग आग की लिपटों में जल रहे थे और इसका बहुत सारा खून भाप बनकर उड़ गया था। ऐसा लग रहा था मानो इसे पूरी तरह से भून दिया गया हो, जिससे हमले की भयावहता का स्पष्ट अंदाजा लग रहा था। और ये यून के पीछे शुद्ध यान ज्वालाओं में नहाया हुआ एक 3 पैरों वाला सुनहरा कौवा अपनेपन फैलाए चीख रहा था।
ये यून का एक प्राचीन परी के शव पर पैर रखे होने का दृश्य और उसके पीछे पंख फैलाए एक सुनहरे कौवे का दृश्य सभी की आंखों में इस कदर अंकित हो गया कि आने वाले समय में इसे भुलाया नहीं जा सकेगा। अध्याय 904 आकाश लोमड़ी की आंख। गोल्डन क्रो एस्पेक्ट टोटेम चमक रहा था और शुद्धयान ज्वालाएं सबकी दृष्टि में व्याप्त हो रही थी। भले ही यह मात्र एक प्रक्षेपण था, फिर भी हर कोई महसूस कर सकता था मानो घुटन भरे अंदाज में उमंग की लहरें उनकी ओर आ रही हो। यह नियमों की शक्ति थी। जब शुद्धयान नियम एक विशेष स्तर पर पहुंच जाते हैं तो वे सरणी संरचनाओं को भेदने और वास्तव में दमनकारी भावनाएं उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त होते हैं। सबने अपनी सांसें थाम ली। ये यून ने सचमुच दूसरे प्राचीन परी को मार गिराया था। उसने पहले प्राचीन परी को जियानझू के बाद मारा था, लेकिन उसने दूसरे प्राचीन परी को जियानझू से पहले मार डाला था। उन्होंने जियानझू और ड्रैगन के बीच युद्ध की पूरी प्रक्रिया देखी थी। ये बेहद भीषण युद्ध था। जहां तक ये यून द्वारा इतनी तेज गति से दूसरी रानई मछली को मारने की बात है, क्या इसका मतलब यह नहीं था कि उसकी आक्रमण शक्ति जियानझू की तुलना में कहीं अधिक मजबूत थी? इससे सभी के ज्ञान में गड़बड़ी हो गई थी। असंभव, व्हाइट फॉक्स के एक शिष्य ने अवचेतन रूप से कहा। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, उसने देखा कि बाय युएकिंग की निगाहें उस पर पड़ी। तुरंत ही उसका दिल जोर से धड़कने लगा और उसने जल्दी से अपना मुंह बंद कर लिया। बाय युएकिंग की आंखों में थोड़ी सी नाखुशी झलक रही थी। वह इस तथ्य को नजरअंदाज कर सकता था कि लुओ वंश के शिष्य आश्चर्यचकित थे, लेकिन उसके अपने वंश के शिष्य ने भी तिल कतार बनाने में साथ दिया था। तो क्या हुआ अगर ये यून ने दूसरे प्राचीन परी को मार डाला? राजकुमारी व्हाइट फॉक्स अभी भी नेतृत्व कर रही थी, लेकिन ये यून के साथ क्या हो रहा था? उसकी ताकत का बढ़ना तो सामान्य बात थी, लेकिन उसकी ताकत इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई? बाय युएकिंग को शुरू से ही ये यून पसंद नहीं था। अतीत में ये यून एक मामूली किरदार था जिसे बाय युएकिंग तुच्छ समझता था, इसलिए उसे वह नापसंद नहीं था। लेकिन अब ये यून जियानझू से आगे निकल चुका था। वह ठीक उसके सामने था, राजकुमारी व्हाइट फॉक्स का पीछा करते हुए। हालांकि राजकुमारी श्वेत लोमड़ी और ये यून के बीच अभी भी अंतर था, लेकिन यह अंतर 7 साल पहले की तुलना में कम था। इसका मतलब यह था कि ये यून की प्रगति की दर राजकुमारी श्वेत लोमड़ी से कहीं अधिक थी। इससे बाय युएकिंग को खुशी कैसे हो सकती है? उनकी नजर में राजकुमारी श्वेत लोमड़ी न केवल शक्तिशाली थी, बल्कि उसकी साधना की गति भी बहुत तेज थी। वह ऐसी शख्सियत थी जिस तक कोई नहीं पहुंच सकता था। हाँ, ये बच्चा, ये यून वाकई बुरा नहीं है, एल्डर दुवानमू ने सोचा। उनके भावहीन चेहरे पर आए मुस्कान भी ठंडी लग रही थी। पहले वह जियानझू के बारे में बहुत अच्छी राय रखता था, लेकिन ये यून के मामले में उसकी यह राय पूरी तरह गलत थी। ये यून ने उसे एक सुखद आश्चर्य दिया था। एल्डर दुवानमू ने पहले ये यून की लड़ाई पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। उनका ध्यान तभी इस ओर गया जब ये यून रानई मछली को मारने ही वाला था। ये यून द्वारा पहली रानई मछली को मारने से एल्डर दुवानमू को उसके प्रति थोड़ी सी सराहना का भाव आया, लेकिन दूसरी मछली को मारकर ये यून ने एल्डर दुवानमू को उसके प्रति बिल्कुल अलग नजरिए से देखने पर मजबूर कर दिया। ये वाकई बुरा नहीं है। उनकी साधना के स्तर को देखते हुए इस स्तर तक पहुंचना वाकई आसान नहीं है। ऐसा लगता है कि उनके नियमों में सुधार मामूली नहीं था। एल्डर दुवानमू, क्या आप ये यून की लड़ाई की पूरी प्रक्रिया दोबारा दिखा सकते हैं? बाय युएकिंग ने पूछा। ये यून तीसरे प्राचीन परी के साथ अपना युद्ध शुरू करने वाला है। अगर तीसरे राजकुमार को इतनी दिलचस्पी है तो आप बस देखते रहिए, एल्डर दुवानमू ने उपेक्षापूर्वक कहा। हाँ, जुए की लड़ाई के साथ इसे देखना भी बिल्कुल सही रहेगा, बाय युएकिंग ने कहा। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक आ गई। भला उसे ये यून में दिलचस्पी कैसे हो सकती थी? वह तो बस दुखी था और देखना चाहता था कि ये यून कितनी ताकतवर हो गई है। जियानझू से पहले किसी को भी यह विश्वास नहीं था कि ये यून दूसरे प्राचीन परी को मार सकता है, इसलिए युद्ध की प्रक्रिया देखने वालों की संख्या केवल एल्डर दुवानमू तक ही सीमित थी। संभवतः एल्डर शी, जिन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा, उन्होंने भी इसे देखा होगा। बड़े दुवानमू, कृपया छोटे भाई की युद्ध छवि को मध्य की ओर प्रोजेक्ट करें, लुओ वंश के एक शिष्य ने कहा। एल्डर दुवानमू ने हाथ हिलाया और चित्रपट कथापत्र पर राजकुमारी श्वेत लोमड़ी के बगल का दृश्य अचानक बदल गया। ये यून का युद्ध दृश्य था। जियानझू के प्रक्षेपण में तीनों दृश्य एक साथ प्रदर्शित होते हुए एक तरफ पंक्तिबद्ध हो गए। बाय युएकिंग ने एक बार फिर थोड़ा भौहें सिकुड़ी। 3 लोगों को अगल बगल खड़ा करके वह इस तथ्य को नजरअंदाज कर सकता था कि 3 में से 2 स्थान लुओ कबीले के लोगों ने ले रखे थे, लेकिन ये यून बीच वाले स्थान पर बैठा था। इस समय राजकुमारी व्हाइट फॉक्स और तीसरा फेड ड्रैगन पहले ही रास्ते पर निकल चुके थे। इस बार राजकुमारी श्वेत लोमड़ी की उंगली से की गई थपथपाहट पहले जैसी सहज नहीं लग रही थी। उसकी गति बेहद धीमी थी। हालांकि उसने शून्य पर धीरे से थपथपाया, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो वह किसी विशाल पर्वत के दबाव से कुचल रही हो। जैसे ही उसकी उंगली धीरे से शून्य पर पड़ी, सरणी संरचना के माध्यम से सभी को सम्मिलित नियमिक आभा का अनुभव हुआ। राजकुमारी व्हाइट फॉक्स के पीछे 9 पूंछ वाले प्रेत की छवि की बात करें तो वे फेड ड्रैगन के साथ युद्ध में लगे रहने के दौरान लगातार चक्कर लगा रहे थे। जमीन में दरारें पड़ने लगीं, यहां तक कि आकाश में भी दरारें दिखाई देने लगी, क्योंकि हर जगह अंतरिक्षीय तूफान दिखाई देने लगे थे। तीसरा फेड ड्रैगन केवल अपने शरीर की ताकत से अपने आसपास के स्थान को विकृत करने में सक्षम था। ऐसा प्रतीत होता था मानो यदि यह अपने उत्पात में लिप्त हो जाए तो पूरी दुनिया को नष्ट कर सकता है। राजकुमारी श्वेत लोमड़ी की उंगली अंततः अपनी उंगली से पूरी तरह दबाने में कामयाब हो गई। बूम, मानो कोई अदृश्य अवरोध टूट गया हो। फेड ड्रैगन के सिर पर एक खूनी निशान उभर आया। खून से लथपथ घाव धीरे धीरे एक पतली लाल रेखा से खुल गया। इसके तुरंत बाद फेड ड्रैगन को ऐसा दर्द हुआ कि वह गुस्से में दहाड़ उठा। राजकुमारी व्हाइट फॉक्स ने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी। उसका प्रहार तीसरे फेड ड्रैगन को तुरंत मारने में विफल रहा। इस पूरी प्रक्रिया को देखकर अंततः सभी को समझ आ गया कि क्या हुआ था।
राजकुमारी श्वेत लोमड़ी की उंगली ने विशालकाय अजगर के माथे पर स्थित एक छोटे से स्थान के नियमों को बदल दिया था। हालांकि वह जगह बहुत छोटी थी, फिर भी पहले और दूसरे ड्रैगन को पल भर में खत्म करने के लिए काफी थी। यही नियमों की भयावह शक्ति थी। मनुष्यों के विरुद्ध युद्ध में यदि प्रतिद्वंद्वी के भीतर मौजूद एक सूक्ष्म आयतन के नियमों को बदल दिया जाए तो प्रतिद्वंद्वी को प्रत्यक्ष हमले के बिना भी मारा जा सकता है। यदि विरोधी योद्धा नियमों की अपर्याप्त समझ रखते हों तो वे ये जाने बिना ही मर सकते हैं कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। मार्शल आर्ट में यही सबसे बड़ा अंतर था, नियमों की गहरी समझ होना या न होना। यह एक विशाल खाई की तरह था जो लोगों को अलग करती थी। हालांकि राजकुमारी श्वेत लोमड़ी एक ही वार में परी ड्रैगन को मार नहीं सकी। जब उसने अपनी हथेलियों को आपस में जोड़ा तो उसके अंगूठे एक दूसरे की ओर इशारा कर रहे थे और प्रत्येक हाथ की 4 उंगलियों के सिरे दूसरे हाथ की उंगलियों के सिरों को छू रहे थे। उसके हाथों ने एक त्रिकोण बनाया जिसमें से एक लोमड़ी की आंख उभरी हुई थी। आसमान की लोमड़ी की आंख। बाय युएकिंग तुरंत खुद को संभाल नहीं पाए। राजकुमारी व्हाइट फॉक्स द्वारा अपने नियमशास्त्रीय दाव डोमेन को प्राप्त करने के बाद वह स्काईफॉक्स की आंख को बुलाने में सक्षम हो गई। स्काईफॉक्स की आंख उसके शरीर में स्काईफॉक्स वंश का समाहित रूप थी। ब्रह्मांड में फैली 9 पूंछ वाले स्काईफॉक्स की आभा से प्रतिध्वनित होकर वह 9 पूंछ वाले स्काईफॉक्स की आंख को आह्वान करने में सक्षम थी। पर्याप्त ज्ञान और प्रतिभा के बिना राजकुमारी व्हाइट फॉक्स के लिए अपनी साधना के स्तर पर इसे प्राप्त करना कठिन था, लेकिन वह इसे बुलाने में कामयाब हो गई थी। इस आंख को देखते ही लुओ वंश के शिष्यों को ऐसा लगा मानो उनके आसपास की दुनिया गायब हो गई हो। आंख उनकी आंखों के सामने लगातार फैलती हुई प्रतीत हुई। अंततः इसने उनकी दृष्टि में मौजूद हर चीज को भर दिया। डोंग डोंग डोंग। उनके कानों में दिल की धड़कनें इतनी तेज सुनाई दे रही थी मानो उनका खून खौल रहा हो और वे फटकर मर जाएंगे। अचानक एक हल्की हवा का झोंका उनके पास से गुजरा जिससे ये शिष्य तुरंत जाग गए। इसे घूरो मत, एल्डर दुवानमू ने कहा। स्काईफॉक्स की आंख को देखते हुए उन्होंने कहा, यह 9 पूंछ वाले स्काईफॉक्स जाति का अवतार है। मैंने पहले भी तुम्हारे पिता को इसका इस्तेमाल करते देखा है। राजकुमारी व्हाइट फॉक्स के लिए अपनी वर्तमान स्थिति में स्काईफॉक्स की आंख का निर्माण कर पाना वाकई सराहनीय है। पिताजी ने एक बार 9 पूंछ वाले आकाश लोमड़ी की आंख को बुलाकर एक गुट का सफाया करवाया था। उस गुट के लोग पागलपन में पागल होकर एक दूसरे का कत्लेआम करने लगे। जुएर को अभी लंबा रास्ता तय करना है, बाय युएकिंग ने विनम्रता से कहा। शिष्यों ने आकाश लोमड़ी की आंख को और घूरने की हिम्मत नहीं की। यह बहुत अजीब था। श्वेत लोमड़ी के शिष्यों पर इसका कोई असर नहीं हुआ क्योंकि वे श्वेत लोमड़ी वंश के थे। इसके बजाय उन्होंने राजकुमारी श्वेत लोमड़ी को बड़ी लगन से देखा। पहले तो यह उसका नियमशास्त्रीय दाव डोमेन था और फिर उसकी आकाश लोमड़ी की आंख। राजकुमारी श्वेत लोमड़ी ने जो हासिल किया उससे सचमुच अन्य लोग पीछे छूट गए। वाह! स्काईफॉक्स की आंख से एक तेज सफेद रोशनी निकली और सीधे फिर ड्रैगन के माथे में जा घुसी। जादुई अजगर का शरीर कांप उठा और उसकी सुनहरी आंखें मानो बेजान हो गईं, मानो उसने अपना होश खो दिया हो। ठीक उसी क्षण राजकुमारी श्वेत लोमड़ी ने एक बार फिर अपनी उंगली से इशारा किया। ऐसा करते ही राजकुमारी श्वेत लोमड़ी एक सफेद फूल की तरह हवा में धीरे धीरे तैरती हुई जादुई अजगर के सामने आ गिरी। इतनी नजदीक से उंगली से छूने के बावजूद फिर ड्रैगन ने कोई प्रतिरोध नहीं दिखाया, यहां तक कि जब उसकी उंगली उसके माथे पर पड़ी तब भी नहीं। पेंग! राजकुमारी श्वेत लोमड़ी की उंगली के केंद्र में स्थित फिर ड्रैगन का पूरा सिर नीचे की ओर धंस गया। खून के छींटे उड़ते ही उसकी खोपड़ी टूट गई। तीसरा फिर ड्रैगन मर गया। इस हमले का दूसरों पर गहरा असर पड़ा। उस अत्याचारी फिर ड्रैगन की खोपड़ी राजकुमारी व्हाइट फॉक्स के हल्के स्पर्श मात्र से चकनाचूर होकर डूब गई। वह मानो किसी कोमल और हल्के फूल की तरह तैर रही हो। इस खूनी युद्ध के दृश्य का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा था। वे काफी देर तक अवाक रह गए। अध्याय 905 नियमशास्त्रीय तलवार। राजकुमारी श्वेत लोमड़ी की भयानक युद्ध शक्ति को देखने के बाद लुओ कबीले के शिष्यों की जियानझू से कोई अपेक्षा नहीं रह गई थी। वे जियानझू से तीव्र वदगति की अपेक्षा नहीं करते थे, वे केवल इतना चाहते थे कि जियानझू तीसरे प्राचीन परी को मार डाले। लेकिन कहना आसान था, करना मुश्किल। तीसरी प्राचीन परी बहुत शक्तिशाली थी और इस समय जियानझू ने दूसरे फिर ड्रैगन को मार गिराया था। पलक झपकते ही जियानझू और राजकुमारी व्हाइट फॉक्स के बीच एक बहुत बड़ा फासला आ गया था। मुझे आश्चर्य है कि जब ये युन का सामना तीसरे प्राचीन परी से होगा तो क्या होगा। ये युन ने जियानझू से पहले दूसरे प्राचीन परी को मार गिराया था। अब तीसरे प्राचीन परी के साथ उसका युद्ध शुरू होने वाला था। लुओ वंश के सभी शिष्य ये युन के प्रदर्शन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। यदि ये युन उचित गति से तीसरे प्राचीन परी को मार गिराने में सक्षम होता तो अंतर बहुत अधिक नहीं होता। ये युन के पिछले प्रदर्शन को देखते हुए उनके लिए यह उपलब्धि हासिल करने की अभी भी कुछ उम्मीद थी। व्हाइट फॉक्स कबीले के शिष्यों ने उन शिष्यों की उत्सुकता को लेकर नकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया। लुओ वंश के शिष्यों को आकाश लोमड़ी की आंख के आतंक का अंदाजा नहीं था। इसी दौरान कुछ लोगों को एक के बाद एक बाहर निकाल दिया गया। सांस लेने में तकलीफ होने के कारण उनके चेहरे पीले पड़ गए थे। उनमें से एक रान जुएई थी। उसने पहले प्राचीन परी को मार गिराया था और दूसरे प्राचीन परी को घायल कर दिया था। यह परिणाम 7 साल पहले के परिणाम की तुलना में एक बड़ी प्रगति थी। रान जुएई को नहीं लगता था कि उसने कुछ ज्यादा बुरा प्रदर्शन किया है। हालांकि उसके पूरे शरीर पर चोटें आई थीं, फिर भी वह अपने नतीजों से बहुत संतुष्ट थी। निकाले जाने के बाद वह लुओ वंश के कुछ शिष्यों के पीछे प्रकट हुआ। भयंकर युद्ध से गुजरने के कारण बेहद उत्साहित रान जुएई ने ध्यान नहीं दिया कि लुओ वंश के ये शिष्य क्या कर रहे थे। उसने कहा, कितनी अफसोस की बात है, मैं लगभग दूसरे प्राचीन फे को मार ही डालता। जैसे ही उसने ये कहना समाप्त किया, रान जुएई ने देखा कि लुओ वंश के शिष्य ऊपर की ओर देख रहे थे। ऊपर देखते ही वह चौंक गया। क्या ये कोई प्रक्षेपण था?
इसका मतलब ये था कि उनकी लड़ाई की प्रक्रिया को भीड़ ने देख लिया था, जिसमें बुजुर्ग और श्वेत लोमड़ी कबीले का तीसरा राजकुमार भी शामिल था। रान जुएई का चेहरा मानो जल रहा था। उसने अभी जो शब्द कहे थे उनमें अतिशयोक्ति थी। वह दूसरे प्राचीन परी को गंभीर रूप से घायल करने में भी असफल रहा था, लगभग जान से मारने की बात तो दूर की थी। उसने यी यून को नीचा दिखाने के लिए इसे बड़ा चढ़ाकर पेश किया था, लेकिन उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि युद्ध की पूरी प्रक्रिया सभी के सामने आ जाएगी। रान जुएई को ऐसा लग रहा था जैसे वह कहीं छिप जाना चाहता हो। वह अपने आप को सही ठहराने के लिए दिमाग खपा रहा था, तभी अचानक उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वह ऊपर की ओर देखने लगा। यह क्या था? बीच में प्रदर्शित बड़ा दृश्य जियान झू या राजकुमारी श्वेत लोमड़ी का नहीं, बल्कि ये यून का था। समुद्र की सतह के ऊपर खड़ी वह आकृति, क्या वह ये यून थी? उसे इतना बड़ा पद देने का अधिकार किसने दिया? वह राजकुमारी व्हाइट फॉक्स और जियान झू के बीच में क्यों था? वह जल्दी से अपने युद्ध प्रक्षेपण की स्थिति खोजने लगा। हालांकि उसे पहले ही बाहर निकाल दिया गया था, फिर भी छवियां मौजूद थीं। क्या उसे सचमुच इतना छोटा कोना दिया गया था? इतनी छोटी तस्वीर पर भला कौन ध्यान देगा? और इसी क्षण रान जुएई की बातें सुनकर लुओ वंश के एक शिष्य ने उसकी ओर तिरछी नजर से देखा और लापरवाही से कहा, यह काफी अच्छा है। अगर शिष्य ऐसा नहीं कहता तो ठीक था, लेकिन जब उसने ऐसा कहा तो पहले से ही शर्मिंदा रान जुएई का चेहरा और भी लाल हो गया। उसके दिल में सिर्फ गुस्सा ही बचा था। सचमुच किसी ने भी उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था। रान जुएई के बाद लुओमो को बाहर निकाल दिया गया। उसने तुरंत अपने ऊपर लगे प्रक्षेपण को देखा। जब उसने ये यून का बड़ा प्रक्षेपण देखा तो वह भी अचंभित रह गया। वह है उद्धरण चिन्ह। ये यून का युद्ध शुरू हो गया है। लुओ वंश के एक शिष्य ने रान जुएई की बात काटते हुए कहा, जो अभी बोलने ही वाली थी। अब वह अपनी दूसरी लड़ाई शुरू कर रहा है ना? देखने लायक क्या है? रान जुएई ने गुस्से से भरे चेहरे के साथ कहा। उसका इरादा ये यून पर ध्यान केंद्रित करने का नहीं था, लेकिन इतनी बड़ी तस्वीर आंखों के लिए बहुत चुभने वाली थी। उसने 7 साल तक अथक परिश्रम किया, साधना की, ताकि वह उस पद को पुनः प्राप्त कर सके जो आज उसका होना चाहिए था। लेकिन जब उसे निष्कासित किया गया तो उसे एहसास हुआ कि उसे एक कोने में धकेल दिया गया है। उसके औसत से ऊपर के प्रदर्शन को किसी ने नहीं देखा। वहीं ये यून के युद्ध दृश्य को बिल्कुल बीच में रखा गया था। दूसरा, ये तो उसकी तीसरी लड़ाई है, लुओ कबीले के शिष्य ने कहा। तीसरा, रान जुएई को अपने कानों पर विश्वास करने की हिम्मत ही नहीं हुई। उसने ये यून की युद्ध स्क्रीन को बड़ी बड़ी आंखों से देखा। इस समय ये यून का युद्ध शुरू हो चुका था। काले सागर के उबड़ खाबड़ पानी में भयंकर तूफान उठ रहे थे। इसी तूफान में ये यून के हाथ में तलवार थी। समुद्र की सतह पर एक विशाल लेकिन विचित्र मछली मंडरा रही थी। उसकी आंखें बेहद ठंडी थीं और वह अंधेरे पानी में छिपे हुए ये यून को घूर रही थी जो उसके ऊपर था। रान जुएई का शरीर कांप उठा। वह पहले ही दूसरे प्राचीन परी का सामना कर चुका था, लेकिन उस विचित्र मछली से निकलने वाली आभा निस्संदेह दूसरे प्राचीन परी की आभा से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। इसके अलावा जब वह अजीब मछली सतह पर आए तो रान जुएई को एहसास हुआ कि ये यून रानई मछली से लड़ रहा था। वह उसका पूर्वज था, मेरे पूर्वज की हत्या। हालांकि यह प्राचीन परी की आभा का एक छोटा सा अंश मात्र था, फिर भी यह रान जुएई के लिए काफी निराशाजनक था। इसके अलावा ये यून की शक्ति को क्या हुआ था? 7 साल पहले ये यून उससे भी कमतर थी, और अब बेहतर साधना संसाधनों और 7 वर्षों के कठिन परिश्रम के बाद भी वह ये यून से हीन हो गया। रान जुएई ने ये यून की युद्ध प्रक्रिया को अपनी आंखों से नहीं देखा था, इसलिए उसे यह अस्वीकार्य लगा। इसी क्षण ये यून हिल गई। भयानक मौसम और समुद्र में छिपी रानी मछली के खिलाफ ये यून ने हाथ में तलवार लेकर धावा बोल दिया। तलवार की धार ने घनी बारिश को चीर दिया। बारिश में से एक खाली और सफेद निशान उभरा। उस सफेद निशान के सहारे ये यून ने अपनी तलवार सीधे रानई मछली की ओर बढ़ा दी। बूम! रानई मछली ने अपना विशाल मुंह खोला और उसमें तुरंत समुद्री जल भर गया। इसके बाद उसने समुद्री जल को बाहर थूक दिया और समुद्र की सतह से पानी का एक विशाल स्तंभ फूट पड़ा। ये स्तंभ आकाश को ढकते हुए ये यून की ओर बहने लगा। पानी के स्तंभ की ताकत इतनी जबरदस्त थी कि वह पहाड़ को भी गिरा सकती थी। हालांकि ये यून का ऐसे जल स्तंभ से बचने का कोई इरादा नहीं था। इन्फर्नो गोल्डन व्हील! ये यून के शरीर से अचानक सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। गहरे समुद्री जल के बीच एक भयंकर आग भड़क उठी। ये यून ने जल स्तंभ को चीर कर रख दिया। समुद्र का पानी 2 भागों में बंट गया, और ठीक उसी क्षण समुद्र का पानी अचानक वापस उछल पड़ा। उस भयानक शक्ति ने देखने वाले शिष्यों की सांसें रोक दी। जब समुद्र के पानी के दोनों हिस्से आपस में टकराएंगे तो क्या बीच में खड़ा व्यक्ति पल भर में मांस के टुकड़े में तब्दील नहीं हो जाएगा? लेकिन इस समय भी ये यून पीछे नहीं हटी। उसके हाथ में मौजूद तलवार कांप उठी और अचानक तलवार के शरीर पर अनगिनत रहस्यमय रनिक पैटर्न दिखाई दिए। ये 10,000 दानव अस्तित्व चक्र का उपयोग करने की विधियों में से एक थी। 7 वर्षों के ध्यान के बाद ये यून अब अपनी तलवार की शक्ति का परीक्षण कर रहा था। नियम संबंधी अंश। ये यून की इस हरकत को देखकर परीलाल लोमड़ी अचंभित रह गई। क्या ये यून ने अज्ञात परी देव पत्थरों से नियम संबंधी अंतर्दृष्टि प्राप्त की थी? हाथ में नियमशास्त्रीय तलवार लिए ये यून ने एक बार फिर रानई मछली पर वार किया। ये यून का वार न केवल रानई मछली के शरीर पर लक्षित था, बल्कि उसके जल तत्वीय नियमों पर भी लक्षित था। जैसे ही पानी के 2 उग्र स्तंभ सीधे ये यून की ओर बढ़े, रानई मछली पानी में छटपटाने लगी। विघटित हो जाओ! सुनहरी रोशनी से जगमगाते हुए तलवार की धार उन पर चमक उठी। बूम! रानी मछली के विशाल शरीर पर सिर से लेकर पूंछ तक असंख्य छोटे छोटे घाव दिखाई दिए। ये स्पष्ट रूप से एक ही हमला था, लेकिन इसके प्रभाव काफी अजीब थे। अगर वह योद्धा रानी मछली से कमजोर होता तो उसका शरीर पल भर में अनगिनत छोटे छोटे मांस के टुकड़ों में कट जाता, वह निसंदेह मर जाता।
रानी मछली का शरीर अकड़ गया और उसके बाद छोटे छोटे घाव भरने लगे। इस दृश्य को देखकर लुओ वंश के शिष्य, जो युद्ध के दृश्य को ध्यानपूर्वक देख रहे थे, ने खेद व्यक्त किया। ये हमला रानी मछली को मारने में असमर्थ रहा। रेन जुएई का दिमाग खाली हो गया। ये यून पहले से ही बहुत शक्तिशाली थी। भले ही ये यून तीसरी रानी मछली को मारने में असमर्थ रहा हो, फिर भी वह उससे कहीं अधिक शक्तिशाली था। जियान झू के खिलाफ, या यहाँ तक कि अगर लुओमो ने भी इतना सुधार कर लिया होता तो उसे केवल ईर्ष्या होती, लेकिन वह कभी भी खुद पर संदेह नहीं करता। वह युद्ध के दृश्य को निश्चिंत होकर देखता रहा। इस समय क्रोधित रानी मछली ने लगभग पूरे समुद्र को हिला दिया, क्योंकि पानी के स्तंभ सीधे आकाश में फूट पड़े। पानी के ये स्तंभ चारों ओर पानी की बूंदें बिखेर रहे थे। इनके पास होना ही चोट लगने का कारण था, इन्हें छूना तो मौत के बराबर था। ये यून का पिछला प्रहार बहुत शक्तिशाली था, लेकिन रानी फिश के खिलाफ वह हमला काफी नहीं था। राजकुमारी व्हाइट फॉक्स ने स्काई फॉक्स की आंख को बुलाया था, जबकि ये यून, उसके पास न तो कोई विशेष रूप से शक्तिशाली प्राचीन फेर रक्तरेखा थी और न ही कोई वंशानुगत विरासत थी। इसी क्षण ये यून ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसे लहराया। उसके चारों ओर अचानक 999 चमकती हुई तलवारें प्रकट हुई। हजार हिम कृपाण सरणी। ये यून ने रानी मछली को देखा। अगर एक मछली उसे मारने के लिए काफी नहीं थी, तो 100 या 1000 मछलियों का क्या होगा। हालांकि उनमें थाउजेंड स्नो फ्लाइंग सेबर की असली शक्ति नहीं थी, लेकिन नोमोलॉजिकल ऑगमेंटेशन के साथ लुओ कबीले द्वारा बनाई गई फ्लाइंग सेबर अभी भी एक विस्फोटक हमला कर सकती थी। चा चा चा, जैसे हिमपात हो रहा हो, बर्फ के टुकड़े रानी मछली की ओर गिरने लगे। हर चमकती रोशनी में एक घातक प्रहार छिपा था। हर उड़ती तलवार पर जादुई आकृतियां बनी हुई थी। ये नियमशास्त्रीय खंडों से निर्मित एक कृपाण सरणी थी। इस सरणी में 1000 से अधिक नियम समाहित हैं, इसलिए ये तुम्हारे जल तत्व संबंधी नियमों को तोड़ सकती है। ये यून सीधे कृपाण सरणी के पीछे गया और उसने अपनी तलवार आगे बढ़ा दी। मरना। बूम बूम बूम। उस चकाचौंध भरी रोशनी के विस्फोट के साथ ही ऐसा लगा मानो दुनिया में क्षण भर के लिए सन्नाटा छा गया हो। उसके तुरंत बाद एक जबरदस्त धमाका हुआ जब रानी मछली का विशालकाय सांप जैसा मुंह फट गया। खून और समुद्री पानी चारों ओर फैल गया। रानी मछली द्वारा नियंत्रित जल स्तंभ ही यून के बगल में रह गए। अंधेरी उफनती लहरों में ये यून हवा में ऊंचाई पर खड़ा था। रानी मछली के शव के ऊपर खड़े होकर उसने हाथ में एक तलवार पकड़ी हुई थी, जिसकी नोक से अभी भी खून टपक रहा था। तीसरा प्राचीन फे मर चुका था। स्नैप। बाय युएकिंग का पंखा जोर से बंद हो गया। अध्याय 906। 9 पूंछों वाली सफेद लोमड़ी। बाय युएकिंग को अभी भी यून द्वारा दूसरे प्राचीन परी का वध करना स्वीकार्य लग रहा था। आखिरकार जियान झू, वुफेंग और उनके साथियों ने भी यही कर दिखाया था। लेकिन अब ये यून द्वारा तीसरे प्राचीन परी का वध करना राजकुमारी श्वेत लोमड़ी के वध से बहुत धीमा नहीं था। ये यून जियान झू की तुलना में पहले से ही एक बिल्कुल अलग स्तर पर थी। जियान झू हो, शेडो ट्विंस हो या वुफेंग, वे दूसरे प्राचीन फे का आसानी से सामना कर सकते थे, लेकिन तीसरे प्राचीन फे का सामना करते समय उन्हें कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता। इसका अर्थ ये था कि यून ने जियान झू की तरह दूसरे स्तर को पार कर लिया था और वह वास्तव में अस्तित्व के पहले स्तर में प्रवेश कर चुका था। भले ही वह राजकुमारी श्वेत लोमड़ी से अभी भी कमतर था, फिर भी वह उसका प्रतिद्वंद्वी बनने के योग्य था। इस समय बाय युएकिंग के पास ये यून को नजरअंदाज करने का कोई कारण नहीं था। बाय युएकिंग बेचैनी महसूस करते हुए एल्डर दुवानमू से बोला, ये यून ने हमें सचमुच चौंका दिया है। वह जुएर के साथ ही चौथे प्राचीन परी से लड़ना शुरू करेगा। लेकिन क्या उसका प्रतिद्वंदी रानी मछली थोड़ा कमजोर नहीं है? लुओ वंश के शिष्यों के चेहरों से खुशी गायब हो गई। बाय युएकिंग का स्पष्ट अर्थ था कि रानी मछली फिर ड्रैगन जितनी शक्तिशाली नहीं थी और ये यून वास्तव में राजकुमारी श्वेत लोमड़ी से कहीं अधिक कमजोर थी। और जब रान जुएई ने यह सुना तो उसके सीने में जकड़न सी महसूस हुई। उसे सचमुच खून की उल्टी करने की इच्छा हो रही थी। ये यून अपने पूर्वज का वध कर रहा था, लेकिन अब उसके पूर्वज को पर्याप्त शक्तिशाली न होने के कारण पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ रहा था। ये यून के सामने उसने जो शब्द कहे थे वे अब एक मजाक बनकर रह गए थे। इतना ही नहीं, ये यून ने कभी उसे निशाना भी नहीं बनाया था। अब उसमें ये यून से मुकाबला करने की योग्यता ही नहीं रह गई थी। चूंकि आपको लगता है कि प्रतिद्वंदी बहुत कमजोर है, इसलिए बदलाव जरूरी है, एल्डर शी ने अचानक हाथ हिलाते हुए कहा। भीड़ को यह नहीं पता था कि एल्डर शी ने क्या किया था, लेकिन इस क्षण राजकुमारी व्हाइट फॉक्स का चौथे प्राचीन फे के साथ युद्ध शुरू हो गया था। चौथे प्राचीन परी की शक्ति तीसरे से कई गुना अधिक थी। युद्ध से पहले परीक्षार्थियों को तैयारी के लिए 1 मिनट का समय दिया गया था, लेकिन वह समय बहुत कम था। सांस लेने के लिए भी पर्याप्त नहीं था। चौथे फे ड्रैगन के खिलाफ राजकुमारी व्हाइट फॉक्स ने तुरंत स्काई फॉक्स की आंख को बुलाया। स्काई फॉक्स की आंख की निगाह के नीचे चौथे फे ड्रैगन की कुछ शक्ति उस क्षण ही सीमित हो गई जब वह प्रकट हुआ। जाहिर है, राजकुमारी व्हाइट फॉक्स शुरू से ही अपनी असली ताकत का इस्तेमाल कर रही थी ताकि वह लड़ाई को जल्द से जल्द खत्म कर सके। स्काई फॉक्स की आंख, उंगली की थपथपाहट और विनाशकारी नियम को बनाए रखने के लिए राजकुमारी को बहुत अधिक युआंची खर्च करनी पड़ती थी। जहां तक चौथे फे ड्रैगन की बात है, उसका शरीर अत्यंत शक्तिशाली था। यदि यह एक लंबी और थका देने वाली लड़ाई बन जाती तो राजकुमारी व्हाइट फॉक्स शायद हार जाती। शाबाश। बाय युएकिंग राजकुमारी व्हाइट फॉक्स द्वारा अपनाई गई युद्ध रणनीति की बहुत बड़ी प्रशंसक थी। हालांकि जब उसने ये यून के युद्ध के दृश्य को देखा तो उसके चेहरे के भाव में जबरदस्त बदलाव आ गया था। ये यून रानी मछली के शव पर खड़ा था, तभी अचानक उसके आसपास का दृश्य धुंधला हो गया। इसके बाद वह अचानक बादलों की एक परत के ऊपर प्रकट हुआ। पब फ्यूचर विज्ञापन। रानी मछली का शव गायब हो गया था। बादल सफेद और बेदाग थे। आकाश गहरा नीला था और हल्की धुंध छाई हुई थी जो मन को सुकून दे रही थी। ये यून ने एक पल के लिए सोचा, आखिर हो क्या रहा है।
इसी क्षण ये उनको अचानक अपने पीछे एक परछाई के प्रकट होने का एहसास हुआ। वह तुरंत पीछे मुड़ा और ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि एक विशालकाय लोमड़ी उससे ठंडी निगाहों से घूर रही है। लोमड़ी का रंग चांदी जैसा सफेद था और उसकी 9 लंबी पूंछें थीं। उसका रवैया भव्य था और वह बादलों की परत पर खड़ी थी। ऐसा लग रहा था मानो वह तुच्छ अस्तित्वों को तुच्छ समझती हो और वह नीचे खड़ी यून को बेपरवाही से देख रही थी। रानी मछली 9 पूंछ वाली सफेद लोमड़ी में बदल गई थी। ये यून ने अपने सामने 9 पूंछ वाले सफेद लोमड़ी को देखा तो उसके मन में कई सवाल उठे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रानी मछली 9 पूंछ वाले सफेद लोमड़ी में कैसे बदल गई। तियान युआन की दुनिया में निर्जन जाति के पास एक श्वेत लोमड़ी पवित्र आत्मा थी, लेकिन उसके सामने मौजूद 9 पूंछ वाली श्वेत लोमड़ी की तुलना में उसकी आभा रात और दिन के अंतर जितनी भिन्न हो सकती थी। निर्जन जाति की पवित्र आत्मा में 9 पूंछ वाले सफेद लोमड़ी का रक्त था, लेकिन वह ठीक से परिपक्व नहीं हो पाए। लेकिन उसके सामने खड़ा प्राणी एक असली प्राचीन परी की आभा का सार था। वह बहुत शक्तिशाली था। वह रानी मछली से कहीं अधिक शक्तिशाली था। ये भी अच्छा है। ये यून की आंखों में लड़ने की भावना की एक झलक दिखाई दी। हालांकि रानी मछली अच्छी थी, लेकिन उसके जल तत्व संबंधी नियम उसके शुद्ध यांग नियमों से बंधे हुए थे। उसे अपने कई सिद्धांतों को पुष्ट करने के लिए वास्तव में एक अधिक शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी की आवश्यकता थी। एल्डरशी, इसका क्या मतलब है? फिर रिफाइनिंग रॉक सरनी के बाहर बाय युएकिंग ने असंतुष्ट होकर एल्डरशी की ओर देखा। क्या ये यून के युद्ध प्रतिद्वंद्वी का 9 पूंछ वाले सफेद लोमड़ी में बदलना एल्डरशी के हाथ के इशारे का परिणाम था? ये 9 पूंछों वाली सफेद लोमड़ी उसके सफेद लोमड़ी कबीले का पूर्वज प्रतीक थी। 9 पूंछ वाले श्वेत लोमड़ी की शक्ति फिर ड्रैगन के बराबर है। इसके अलावा ये यून को बिना किसी पूर्व युद्ध अनुभव के सीधे चौथे स्तर के 9 पूंछ वाले श्वेत लोमड़ी का सामना करना पड़ेगा। इससे पिछले 3 दौरों में उसे मिली सारी बढ़त खत्म हो जाएगी। एल्डरशी ने मानो बाय युएकिंग के गुस्से वाले चेहरे को देखा ही न हो। 9 पूंछों वाला सफेद लोमड़ी भी एक प्राचीन परी थी, इसलिए जाहिर तौर पर इसे युद्ध के लिए चुना जा सकता था। बाय युएकिंग का चेहरा बिगड़ गया था। दूसरों के पूर्वजों को तो मारा जा सकता था, लेकिन क्या उसके पूर्वज भी फिर रिफाइनिंग रॉक सरनी में प्रकट हो सकते हैं? चौथे स्तर का सामना तुरंत करने की बात करें तो एल्डरशी की बात स्पष्ट थी। ये यून की चौथी लड़ाई राजकुमारी श्वेत लोमड़ी की लड़ाई से कहीं अधिक कठिन है। ये बात बाय युएकिंग के पहले के बयान पर करारा प्रहार थी। बड़े शी, बाय युएकिंग ने अनजाने में कहा, क्या तीसरे राजकुमार को मेरी व्यवस्थाओं के बारे में कोई टिप्पणी है? एल्डरशी ने लापरवाही से बाय युएकिंग की ओर देखा। बाय युएकिंग चुप हो गया। बड़ों को सत्ता संघर्ष में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उन्हें तीसरे राजकुमार के रूप में उसकी स्थिति की परवाह नहीं थी। इसके अलावा अगर वह सिंहासन पर बैठता भी तो भी वह इन पुराने दकियानुसी लोगों को सीधे तौर पर नाराज नहीं कर पाता, जो संभवतः सर्वोच्च शासक बन सकते थे। भले ही उनके सर्वोच्च शासक बनने की संभावना बहुत कम हो। व्हाइट फॉक्स कबीले के पूर्वज को चुने जाने से बाय युएकिंग क्रोधित हो गई। वो बूढ़ा कमीना ये यून के लिए कब्र खोद रहा है। अगर ये यून रानी मछली से लड़ता तो शायद कुछ देर टिक पाता, लेकिन 9 पूंछ वाले सफेद लोमड़ी से लड़ाई कहीं ज्यादा मुश्किल है। वो जल्दी ही हार जाएगा और भी ज्यादा शर्मिंदा होगा। बाय युएकिंग ने चित्रपत्र पर ये यून की आकृति को देखते हुए मन ही मन सोचा। 9 पूंछ वाले सफेद लोमड़ी के वंशज होने के नाते वह उसकी भयानक ताकत के बारे में कैसे नहीं जान सकता था। वह ये देखने के लिए इंतजार कर रहा था कि ये यून की मृत्यु कैसे होगी। तैयारी का 1 मिनट का समय समाप्त हो गया। ये यून और 9 पूंछ वाले श्वेत लोमड़ी के बीच युद्ध शुरू हो गया। 9 पूंछ वाले श्वेत लोमड़ी का आधा शरीर बादलों में छिपा हुआ था और उसका विशाल सिर किसी देवता की तरह प्रकट हो रहा था। उसकी ठंडी निगाहें ये यून पर टिकी हुई थीं। ये यून ने अपनी तलवार लहराई और उस पर जादुई आकृतियां चमक उठीं। एक तेजस्वी तलवार की किरण अंतरिक्ष को चीरती हुई निकली और पलक झपकते ही 9 पूंछ वाले श्वेत लोमड़ी के सामने आ गिरी। 9 पूंछ वाला श्वेत लोमड़ी वहीं स्थिर खड़ा रहा। वह बस यून द्वारा उत्पन्न तलवार की किरण को रंगीन ठंडी आंखों से घूरता रहा। वह एक खामोश निगाह थी। काचा, ये यून द्वारा उत्पन्न तलवार की किरण सीधे चकनाचूर हो गई। ये यून घबरा गया और कई 100 फीट पीछे हट गया। 9 पूंछ वाले श्वेत लोमड़ी की एक ही निगाह से तलवार की एक किरण चकनाचूर हो गई। वह किस तरह की घूरती नजर थी। ये स्काईफॉक्स की आंख है, स्काईफॉक्स की आंख। इस दृश्य को देखकर व्हाइट फॉक्स के शिष्य तुरंत उत्साहित हो गए। इससे पहले राजकुमारी ज़ुएर ने स्काईफॉक्स की आंख को बुलाया था और अब 9 पूंछ वाले सफेद लोमड़ी ने इसका इस्तेमाल किया था। ये सचमुच एक प्राचीन परी थी। भले ही यह प्राचीन परी की आत्मा के सार का एक छोटा सा अंश मात्र थी, लेकिन इसमें प्रयुक्त आकाशलोमड़ी की आंख असली आकाशलोमड़ी की आंख थी। ये राजकुमारी ज़ुएर द्वारा निर्मित आकाशलोमड़ी की आंख से भी कहीं अधिक शक्तिशाली थी, जो उसके वंश की शक्ति पर आधारित थी। अध्याय 907 9 पूंछों वाला डोमेन। इस बदमाश को हमारे श्वेत लोमड़ी कबीले के पूर्वज को चुनौती देने दो और उसे हमारे श्वेत लोमड़ी कबीले की आकाश लोमड़ी की आंख की शक्ति का साक्षी बनने दो। वहां मौजूद व्हाइट फॉक्स कबीले के अभिजात वर्ग को यह बात न्यायसंगत लगी। श्वेत लोमड़ी वंश के पूर्वज के रूप में 9 पूंछ वाले श्वेत लोमड़ी को श्वेत लोमड़ी वंश द्वारा अक्सर सम्मानित और पूजा जाता था। 9 पूंछ वाले श्वेत लोमड़ी के प्रति श्रद्धा प्रत्येक श्वेत लोमड़ी अनुयायी के हृदय में गहराई से अंकित थी। एल्डरशी द्वारा ये यून को 9 टेल्ड व्हाइट फॉक्स को चुनौती देने की अनुमति देने के फैसले से व्हाइट फॉक्स के शिष्यों को स्पष्ट रूप से असहजता महसूस हुई। अब उनका गुस्सा कुछ हद तक शांत हो गया था। 9 पूंछों वाली सफेद लोमड़ी न केवल बलवान थी, बल्कि कानूनों में भी निपुण थी। उसका हमला करने का तरीका बेहद विचित्र था। अगर कोई यह न समझ पाए कि उसका सामना किससे हो रहा है, तो उसे केवल कष्ट सहना पड़ेगा। इस समय ये यून और 9 पूंछ वाला सफेद लोमड़ी एक दूसरे को पंक्तिबद्ध रूप में देख रहे थे।
सफेद लोमड़ी की आंखें गहरी लेकिन चमकदार थीं, मानो उनमें आकाश की आकाशगंगाएं समाहित हों जो किसी अन्य आयाम से जुड़ी हों। जब ये यून ने उन आंखों को देखा तो वह क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। उसे ऐसा लगा मानो वे आंखें अंधकार का केंद्र हो, अंधकार का स्रोत हो। लेकिन 9 पूंछ वाली सफेद लोमड़ी के फर पर धूल का एक भी कण नहीं था, जो ताजी बर्फ की तरह सफेद था। काला और सफेद रंग एक तीखा विरोधाभास पैदा कर रहे थे। नेत्र संबंधी तकनीक। ये यून आश्चर्यचकित था। वह जानता था कि मार्शल आर्ट में कुछ रहस्यमयी तकनीकें होती हैं जिनसे दृष्टिगत तकनीकों का अभ्यास किया जा सकता है। ये दृष्टिगत तकनीकें आमतौर पर भ्रम और आध्यात्मिक हमलों से संबंधित होती हैं। लेकिन अब ये यून को लगा कि 9 पूंछ वाले श्वेत लोमड़ी की आंखें निश्चित रूप से कोई साधारण मायावी तकनीक नहीं थी। उसकी आंखों में प्रतिबिंबित दृश्य में महान दाव के नियम समाहित थे, मानो ये संसारों का जन्म और मृत्यु हो। ऐसा प्रतीत होता था मानो इस आदिम स्वर्ग के निर्माण में हुई विफलता के दौरान बने खंडित नियम इसकी आंखों में प्रतिबिंबित हो रहे हों और हमेशा के लिए उनमें अंकित हो गए हों। इसी क्षण ये यून ने अचानक 9 पूंछ वाले श्वेत लोमड़ी की आंखों से एक अंधकार निकलते हुए महसूस किया। वह अंधकार एक वास्तविक पदार्थ में परिवर्तित होता हुआ प्रतीत हुआ जो काला अराजकता फैला रहा था। वह आसपास के स्थान को निगलते हुए उसकी ओर बढ़ने लगा। ये यून को अचानक ऐसा लगा जैसे वह अंधकार के एक असीम शून्य में आ गया हो। शून्य में कुछ भी नहीं था, लेकिन उसे शून्य के छोर पर एक सफेद लोमड़ी धुंधली सी दिखाई दी। उसका शरीर लगभग 1 इंच तक सिकुड़ गया था, मानो वह उससे तेजी से दूर जा रही हो। और जैसे ही ये उनके मन में यह विचार आया, सफेद लोमड़ी चावल के दाने के आकार की हो गई थी, मानो वह किसी भी समय गायब हो जाने वाली हो। अगर यह गायब हो गया तो इस अंतरिक्ष में केवल ये यून ही शेष रह जाएगी। सफेद लोमड़ी अनंत में विलीन हो जाएगी। क्या ये सीलिंग ऑक्यूलर तकनीक है? ये यून के मन में अचानक ये विचार आया। एक बार सील हो जाने पर वह ये मुकाबला हार जाएगा। सील को अपने करीब आते देख ही यून दहाड़ उठा। बूम! ये यून के पीछे 3 पैरों वाले सुनहरे कौवे ने अपने पंख फैलाए और उसके चारों ओर से शुद्धयान ज्वालाएं निकलने लगीं। अंधेरा अंतरिक्ष ज्वालाओं में समा गया। भले ही वह घोर अंधकार से भरा एक बंद स्थान था, ये यून शुद्धयान ज्वालाओं का उपयोग करके उसे आग लगाने में सक्षम था। ये ब्रह्मांड मूल रूप से अनंत अंधकार, शून्यता और सन्नाटे से भरा था। तारों के अस्तित्व के कारण ही यह ब्रह्मांड प्रकाशित हुआ और ये तारे शुद्धयान की ज्वालाओं से जल रहे थे। मेरे लिए इसे तोड़ दो। ये यून ने अपने हाथ में तलवार को हिलाया और उसके चारों ओर नामात्र के मंत्र एकत्रित होने लगे। ये यून ने 1000 बर्फ की कृपाणसरणी को भी प्रकट किया और वह सभी दिशाओं में फैल गई। बर्फ की बौछारों के बीच ये यून ने तलवार की किरणें उत्पन्न की जो बर्फ की बौछारों को भेदने में सक्षम थी। चीला! ये यून ने उस अंधकार में शून्य को चीर कर रख दिया। हाथ में तलवार लिए और अपने चारों ओर चक्कर लगा रही 999 उड़ती हुई तलवारों के साथ वह शून्य से बाहर निकलते हुए गोल्डन क्रो पर कदम रखा। यही दृश्य सबने देखा। उन्होंने देखा कि यून पल भर में शून्य में समा गया, जिससे लुओ वंश के शिष्य अपनी सांसें रोक बैठे। लेकिन 30 सेकंड बाद उन्होंने देखा कि यून शून्य को चीरता हुआ बाहर आ गया। बाल बाल बच गए। ये यून को थोड़ी परेशानी हो रही है। ये लोमड़ी मुझे डरा देती है। मैं इसकी आंखों में सीधे देखने की हिम्मत नहीं कर पाता। वहां मौजूद लुओ वंश के सभी शिष्य घबराए हुए और परेशान थे। ये यून शुरू से ही अदम्य था, लेकिन अब वह अंततः एक दलदल में फंस गया प्रतीत हो रहा था। वह सफेद लोमड़ी को आसानी से नहीं मार सकता था। इसके अलावा सफेद लोमड़ी ने शुरू से ही अपना शरीर बादलों में छिपा रखा था, वह बिल्कुल भी नहीं हिली थी। पब फ्यूचर एड्स। धीरे धीरे खाई खुलती जा रही थी। दूसरी ओर राजकुमारी श्वेत लोमड़ी ने चौथे परी ड्रैगन को पहले ही घायल कर दिया था। राजकुमारी व्हाइट फॉक्स ने तलवार से विशालकाय फिर ड्रैगन की पीठ में वार किया था। वार लगभग शरीर के आर पार हो गया था और घाव से खून फूट पड़ा था। यह दृश्य देखकर बाई युएकिंग के चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान आ गई। अंतिम परिणाम में कोई बदलाव नहीं होगा। जाहिर है अगर ये यून रानी मछली से लड़ रहा होता तो उसके लिए ये कहीं ज्यादा आसान होता। वह चौथी रानी मछली को गंभीर रूप से घायल कर सकता था, लेकिन अब अजीबोगरीब आक्रमणकारी रणनीति वाले 9 पूंछ वाले सफेद लोमड़ी के सामने ये यून अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। यह दमन कानूनों के माध्यम से हुआ था। 9 पूंछ वाला सफेद लोमड़ी प्राचीन परियों में से एक था जो स्वर्गीय मार्ग के सबसे करीब था। आत्मा के सार के एक अंश द्वारा ज्ञात नियम भी ये यून के नियमों से कहीं अधिक थे। जब उसने इस बारे में सोचा तो बाय युएकिंग ने एल्डरशी पर सरसरी नजर डाली। बूढ़े आदमी का जल्दबाजी में 9 टेल्ड व्हाइट फॉक्स में बदलना अपने ही पैर पर पत्थर मारने के बराबर था। इसी क्षण 9 पूंछों वाला सफेद लोमड़ी हरकत में आया। उसका विशाल शरीर धीरे धीरे प्रकट हुआ और उसकी 9 पूंछें ऐसे फड़फड़ाने लगी मानो वे जलती हुई सफेद लपटें हों। उसकी आंखें ये यून को घूर रही थीं। 9 पूंछ वाले सफेद लोमड़ी की आंखों को केंद्र मानकर अलग अलग रंगों के कई गोलाकार छल्ले फूट पड़े। जब ये वृत्ताकार छल्ले कई हजार फीट की दूरी तक फैल गए तो वे शून्य में विलीन हो गए। हालांकि वे पूरी तरह से विलीन नहीं हुए, बल्कि इसके बजाय उन्होंने अंतरिक्ष को सील करना शुरू कर दिया। कार्यक्षेत्र। वहां मौजूद लुओ वंश के शिष्य चौंक गए। ये प्रतिभाएं लुओ वंश के विभिन्न राज्यों या गुटों द्वारा सावधानीपूर्वक पोषित की गई थी, इसलिए जाहिर तौर पर वे काफी पढ़े लिखे थे। वे समझ गए थे कि अंतरिक्ष में विलीन होने के बाद इन वृत्ताकार छल्लों ने एक सीलिंग डोमेन का निर्माण किया था। हालांकि इतने सारे वृत्ताकार छल्लों और उन सभी के अलग अलग रंगों के होने के कारण क्या इनमें से प्रत्येक वृत्ताकार छल्ला अपने आप में एक अलग डोमेन था? मानो उसने लुओ वंश के शिष्यों के विचारों को भांप लिया हो। एक महिला श्वेत लोमड़ी शिष्या ने बोलना शुरू किया। ये 9 पूंछों वाला लोक है। 9 पूंछों वाले श्वेत लोमड़ी के 9 लोक हैं। जो लोक तुम देख रहे हो वह 9 लोकों का समामिलन है। इन लोकों के विलय से इस लोक की आंतरिक संरचना एक पूर्ण संसार के समान हो जाती है। ये लगभग अविनाशी है। केवल ये लोक ही इसके भीतर फंसी किसी भी चीज को नष्ट कर सकता है।
अब जब लोग बंद हो चुका है तो ये यून, जिसे 9 पूंछों वाले लोग के रहस्यों का ज्ञान नहीं है, बच नहीं पाएगा। श्वेत लोमड़ी की शिष्या ने गर्व से कहा। ये यून को इसलिए कष्ट हो रहा था क्योंकि वह 9 पूंछों वाले श्वेत लोमड़ी की आक्रमणकारी रणनीति को नहीं समझ पा रहा था। अगर समझ पाता तो लोग बंद होने से पहले ही वह भाग जाता। बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही उसे अविनाशी 9 पूंछ वाले क्षेत्र में कैद किया गया, परिणाम तय हो गया। इस समय 9 पूंछ वाले लोक में ये यून का चेहरा थोड़ा उदास हो गया। उसने महसूस किया कि इस क्षेत्र के नियम बदल गए हैं। 9 पूंछ वाला श्वेत लोमड़ी इस क्षेत्र का देवता और अधिपति प्रतीत होता था, जो जीवन और मृत्यु का स्वामी था। ये यून को डोमेन से संबंधित मामलों की अच्छी जानकारी थी। एक विचार के साथ ही 1000 स्नो कृपाण सरणी प्रकट हुई। चा 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 तलवारों की किरणें उड़ती बर्फ की तरह नाच रही थीं। हालांकि जब 1000 बर्फ वाली उड़ने वाली तलवारें 1000 फीट की दूरी तक पहुंची तो ऐसा लगा मानो वे किसी अदृश्य दीवार से टकरा गई हो। डिंग 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 की आवाज के साथ उड़ती हुई सभी तलवारें वापस उछल गईं। अध्याय 908 भ्रमों की भरमार। अरे, 9 पूंछ वाले सफेद लोमड़ी की सीमा इतनी शक्तिशाली है। ये यून ने अपने आसपास देखा। जिस स्थान पर वह था वह अदृश्य अवरोधों से घिरा हुआ प्रतीत होता था, लेकिन वास्तव में वे अवरोध मौजूद नहीं थे। वे नियमों से निर्मित थे और इस स्थान के प्रकृति के नियमों में हुए परिवर्तन ने ही उसकी 1000 बर्फ वाली उड़ने वाली तलवारों को रोक रखा था। लेकिन इतना ही नहीं, उस क्षेत्र में एक अदृश्य दबाव भी मौजूद था। यह दबाव न केवल उसके शरीर और ऊर्जा को लक्षित कर रहा था, बल्कि यह उसकी आत्मा को भी लक्षित कर रहा था। इस क्षेत्र पर 9 पूंछ वाले सफेद लोमड़ी का प्रभुत्व था और ये दमनकारी भावना आत्मा से उत्पन्न होती थी। ये यून ने मृत्यु और नरक को देखा। उसने तियान युआन लोक में काले कवच वाले दानव देवता को देखा। काले कवच वाले दानव देवता को ये यून ने बहुत पहले ही वश में कर लिया था, लेकिन अब वह एक बार फिर ये यून की मानसिक दुनिया में प्रकट हो गया है। काले कवचधारी दानव देवता ने अपना भाला लहराया और जहां से भी वह गुजरता वहां बड़े पैमाने पर नरसंहार होता और भारी जनहानि होती। क्या ये एक भ्रम है? ऐसे दृश्य जिनसे मुझे दिल में डर लगता है। ये यून को यह एहसास हुआ। मायावी हमले आमतौर पर किसी के मानसिक राक्षसों पर हमला करते हैं। जब काले कवच वाला दानव देवता तबाही मचा रहा था, तब एक ऐसा समय था जब यून उसके सामने शक्तिहीन था, इसलिए काला कवच वाला दानव देवता वास्तव में उसका ही एक मानसिक राक्षस था। गरज 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 काले कवचधारी दानव देवता ने जोरदार दहाड़ लगाई। ये यून अपने शरीर में खून की अनियंत्रित लपटें दौड़ती हुई देख सकता था, मानो वे उसे टुकड़े टुकड़े कर रही हो। डॉट 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 ये केवल ये यून तक ही सीमित नहीं था। फिर रिफाइनिंग रॉक सरणी के बाहर मौजूद युवा अभिजात वर्ग ने भी 9 पूंछ वाले सफेद लोमड़ी और उसके द्वारा निर्मित 9 पूंछ वाले क्षेत्र को देखते ही अपने चारों ओर भ्रम प्रकट होते हुए महसूस किया। युद्ध, रक्तपात, हत्या, प्रेत, मानसिक राक्षस, हर तरह के भ्रम उन पर बाढ़ की तरह टूट पड़े, मानो वे उनकी समझदारी को ही मिटा देंगे। अनजाने में ही कई लोगों के माथे से ठंडा पसीना बहने लगा। भ्रमों का उनके मन पर गहरा प्रभाव पड़ रहा था। भ्रमों में जो कुछ भी घटित हो रहा था वही चीजें थी जिनसे वे सबसे ज्यादा डरते थे। वे सपने जैसे लग रहे थे, लेकिन साथ ही साथ वास्तविक भी, जिससे वे अपने गहरे भय से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। भ्रमों की शक्ति इस बात में निहित थी कि वे आपको इस तथ्य के बावजूद प्रभावित करते थे कि आप जानते थे कि यह नकली है। लुओ वंश के शिष्यों पर ही नहीं, बल्कि 9 पूंछ वाले श्वेत लोमड़ी के कारण गर्व महसूस कर रहे श्वेत लोमड़ी के शिष्यों की भी यही स्थिति थी। हालांकि वे बार बार आकाश लोमड़ी की आंख, ये आग, 9 पूंछ वाला क्षेत्र जैसे शब्दों का प्रयोग करते थे, लेकिन ये क्षमताएं वास्तव में श्वेत लोमड़ी के रक्त को जागृत कर चुके लोगों के पास ही होती थी। साधारण श्वेत लोमड़ी के शिष्य केवल दिखावे के लिए ही इसका बखान कर सकते थे, वास्तव में उनका इससे कोई लेना देना नहीं था। इस समय एल्डर शी ने ठंडे स्वर में नाक सिकोड़ी। ऐसा लगा मानो सबके कानों में एक विशाल घंटा गूंज उठा हो। शक्तिहीन शिष्य जाग उठे। वे हौंफ रहे थे मानो उन्होंने कोई भीषण युद्ध लड़ा हो। कई लोगों को देर से ही सही डर का एहसास होने लगा। शुरुआत में उन्हें पता चल गया था कि यह एक भ्रम है, लेकिन अनजाने में ही वे उस भ्रम में और भी गहरे डूबते चले गए। लुओ कबीले के शिष्यों ने गौर किया कि श्वेत लोमड़ी के शिष्य उनसे जरा भी अधिक शक्तिशाली नहीं थे। लुओ वंश के एक शिष्य ने चुटकी लेते हुए कहा, लोमड़ियों का वह झुंड कुछ देर पहले तक शेखी बघार रहा था, और अब क्या वे बिल्कुल हमारे जैसे नहीं हो गए हैं? दोनों पक्षों के बीच प्रतिस्पर्धा इतनी तीव्र थी कि मर्यादा का उल्लंघन हो गया। लुओ कुल के उस शिष्य ने युआनची संचार का प्रयोग नहीं किया, बल्कि उसने यह बात जोर से बोल दी। हालांकि उसने बहुत ऊंची आवाज में नहीं कहा था, फिर भी श्वेत लोमड़ी के शिष्यों ने उसे स्पष्ट रूप से सुन लिया। तुरंत ही श्वेत लोमड़ी के शिष्यों के चेहरों के भाव अत्यंत विकृत हो गए। श्वेत लोमड़ी वंश के शिष्यों के रूप में अपने पूर्वज की मायावी छवि के सामने उनका प्रदर्शन लुओ वंश के शिष्यों के समान ही खराब था। यह बहुत शर्मनाक था। श्वेत लोमड़ी के एक शिष्य ने पलटवार किए बिना नहीं रह सका, मेरी कला इतनी जटिल नहीं है और मेरा वंश भी कमजोर है। अगर मैं मायाजाल से प्रभावित हो जाऊं तो क्या हुआ? इससे पता चलता है कि हमारे श्वेत लोमड़ी वंश की प्रतिभा कितनी शक्तिशाली है। असली 9 पूंछ वाला श्वेत लोमड़ी तो ऐसी चीज है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। केवल सरणी निर्माण के प्रक्षेपण से ही मायाजाल के ऐसे परिणाम हो सकते हैं। यदि आप सचमुच 9 पूंछ वाले क्षेत्र में होते तो आपका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता। श्वेत लोमड़ी के शिष्य की बातें सुनकर लुओ वंश के शिष्य तुरंत चिंतित हो गए। हाँ, सिर्फ ये दृश्य ही भयानक था तो 9 पूंछ वाले लोग के अंदर का हाल क्या होगा? क्या ये उनको जिन भ्रमों का सामना करना पड़ा उनकी तीव्रता उनसे 100 गुना ज्यादा नहीं होगी? इससे तो सचमुच मानसिक आघात हो जाएगा। वहां मौजूद लुओ कुल के शिष्यों ने फिर रिफाइनिंग रॉक सरणी के प्रक्षेपण की ओर सिर घुमाया और उन्होंने देखा कि ये 9 पूंछ वाले क्षेत्र में चुपचाप खड़ा है। उसका पूरा शरीर मानो पत्थर का बना हुआ था, जिससे वह गतिहीन प्रतीत हो रहा था।
ये यून के चारों ओर 9 पूंछ वाले क्षेत्र में एक धूसर धुंध छाई हुई थी। धुंध लगातार गतिमान थी, कभी कभी एक प्रेत जैसी आकृति बनाकर ये यून को घेर लेती थी। ये धूसर धुंध क्या है? क्या छोटा भाई ही ठीक है? वह गतिहीन क्यों है? वह पराजित तो नहीं हुआ है ना? ऐसे निराशाजनक शब्द मत कहो। शायद छोटा भाई ही अपने मानसिक जगत में किसी मुश्किल से जूझ रहा है। नतीजा अभी पता नहीं। किसी ने भी दूसरों को ऊपर उठाते समय खुद को नीचा नहीं दिखाया, लेकिन जब लुओ वंश के शिष्यों ने ऐसी बातें कहीं तो श्वेत लोमड़ी के शिष्यों ने उनका उपहास उड़ाया। परिणाम अभी भी अज्ञात है। हमारे पूर्वज 9 पूंछ वाले सफेद लोमड़ी माया के नियमों के जनक हैं। मानसिक जगत में रहते हुए वे किसी मनुष्य से युद्ध में कैसे हार सकते हैं? व्हाइट फॉक्स की एक महिला शिष्या ने गर्व भरे स्वर में कहा, लेकिन जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, वाह! ये यून की भौहों के बीच से प्रकाश की एक काली किरण निकली और शून्य को भेद गई। ये प्रकाश की एक काले रंग की तलवार थी। तलवार का रंग काला था, लेकिन वह इतनी तेज थी मानो भीड़ की आत्माओं को चीर रही हो। चाहे वे लुओ वंश के शिष्य हो या श्वेत लोमड़ी के शिष्य, उन्हें ऐसा महसूस हुआ मानो उनकी भौहों पर तलवार रखी हो। इससे उनके रोंगटे खड़े हो गए। इच्छा शक्ति की तलवार। वहां मौजूद सभी लोगों के मन में यह विचार कौंध गया। किसी के माथे से प्रकाश की तलवार निकलना संभवतः इच्छा शक्ति की तलवार ही थी। एक ऐसी तलवार जिसने सभी राक्षसों और दानवों का संहार किया, एक ही झटके में धूसर धुंध को तितर-बितर कर दिया और उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर दिया। पीछे हटते समय 9 पूंछ वाले सफेद लोमड़ी का विशाल शरीर इस तलवार के कारण कांप उठा। इच्छा शक्ति की एक अकेली तलवार ने 9 पूंछ वाले क्षेत्र में फैले भ्रम को तोड़ दिया था और यहाँ तक कि 9 पूंछ वाले सफेद लोमड़ी को भी पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। सबकी सांसें थम गईं। सभी जानते थे कि ये यून 7 वर्षों से ध्यान में लीन था, जिसके परिणामस्वरूप अंततः उसकी आत्मा में एक परिवर्तन आया। इच्छा शक्ति की तलवार जागृत होने के बाद अब ऐसा प्रतीत हो रहा था कि काली रोशनी इच्छा शक्ति की तलवार का ही परिणाम थी। वे मात्र एक प्रक्षेपण को देखकर ही मायावी हमले में खो गए थे। फिर भी स्वयं उस क्षेत्र में मौजूद ये यून ने एक ही प्रहार में उसे नष्ट कर दिया। उनकी और उसकी शक्ति में बहुत बड़ा अंतर था। जब वहां मौजूद श्वेत लोमड़ी के शिष्यों ने ये स्थिति देखी तो वे जो शब्द कहने की योजना बना रहे थे वे उनके पेट में ही दब गए। वे विस्मयकारी भावों से फिर रिफाइनिंग रॉक सरनी को भूल रहे थे। 9 पूंछ वाले सफेद लोमड़ी का मायावी हमला यूं ही टूट गया। वे जानते थे कि यून में आध्यात्मिक परिवर्तन हुआ था, लेकिन 9 पूंछ वाले श्वेत लोमड़ी द्वारा अपने क्षेत्र का निर्माण करने के बाद श्वेत लोमड़ी के शिष्य भी उस क्षेत्र की शक्ति को देखकर अवाक रह गए। परिणामस्वरूप सभी लोग यून के आध्यात्मिक परिवर्तन के बारे में भूल गए थे। इसके अलावा अगर उन्हें याद भी आ जाए तो भी वे कभी यह उम्मीद नहीं करेंगे कि ये उनकी इच्छाशक्ति की तलवार इतनी लचीली होगी कि वह मानसिक भ्रमों को चीर-फाड़ कर दे। अध्याय 909 स्वर्ग और पृथ्वी के साथ विलय। वो बदमाश बस किस्मत वाला था। मानसिक लड़ाइयां उसकी खासियत होनी चाहिए, इसलिए उसकी इच्छाशक्ति की तलवार से भ्रम को तोड़ना आसान हो जाता है। श्वेत लोमड़ी के शिष्य निराश महसूस कर रहे थे। 9 पूंछ वाले श्वेत लोमड़ी का सबसे बड़ा लाभ भी यून द्वारा बेअसर कर दिया गया था। कोई बात नहीं, 9 पूंछ वाला सफेद लोमड़ी सिर्फ इतना ही नहीं है। भले ही वह माया के कोहरे को भेद दे, फिर भी वह 9 पूंछ वाले क्षेत्र को भेद नहीं पाएगा। और 9 पूंछ वाला सफेद लोमड़ी 9 पूंछ वाले क्षेत्र के अंदर अजेय है। 9 लोकों के समामेलन से बना 9 पूंछ वाला लोक 9 पूंछ वाले श्वेत लोमड़ी के निपुण नियमों का सर्वोच्च रूप था। यदि यून को 9 पूंछ वाले श्वेत लोमड़ी द्वारा प्रयुक्त युद्ध तकनीकों के बारे में पहले से पता होता तो वह उनसे बच सकता था, लेकिन अभी यून पहले ही उस लोक में कैद हो चुका था। 9 पूंछ वाले लोक में यून ने 9 पूंछ वाले सफेद लोमड़ी को एक विचित्र भावना से देखा। उसे ऐसा लगा मानो सफेद लोमड़ी स्वयं संसार हो। क्या ये किसी डोमेन का प्रभाव है? प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ये यून के एक विचार के साथ ही उनके पीछे उनका स्वर्ण कौवा स्वरूप प्रतीक प्रकट हुआ। फुसान के साथ तांग घाटी की कल्पित छवि भी प्रकट हुई। ये यून ने अपने हाथ में तलवार हिलाई और 9 पूंछ वाले सफेद लोमड़ी पर वार किया। तलवार की किरण शून्य को चीरती हुई 9 पूंछ वाले सफेद लोमड़ी के सिर पर जा लगी। हालांकि ठीक उसी क्षण जब तलवार की किरण 9 पूंछ वाले सफेद लोमड़ी के सिर से टकराए, एक बहुत ही अजीब घटना घटित हुई। पानी की लहरों की तरह 9 पूंछ वाले सफेद लोमड़ी का शरीर 2 टुकड़ों में फट गया, जिससे तलवार की किरण के लिए रास्ता बन गया। ऐसा लग रहा था मानो ये यून किसी काल्पनिक आकृति पर वार कर रहा हो। यह उस तरीके से बिल्कुल अलग था जिस तरह रानाई मछली जल तत्व के नियमों का इस्तेमाल करके हमलों से बचती थी। रानाई मछली को कम से कम चोट तो आए, लेकिन 9 पूंछ वाला सफेद लोमड़ी पूरी तरह से सुरक्षित बच निकला। ये यून की तलवार उसे छूकर निकल गई। एक भ्रम। लुओ कबीले के शिष्य उस प्रक्षेपण को घूरते रहे। क्या 9 पूंछ वाले श्वेत लोमड़ी का शरीर भी स्वयं एक भ्रम बन सकता है? लेकिन ठीक उसी समय जब उनके मन में यह विचार आया, एक लोमड़ी का पंजा जो तलवार की तरह तेज था, ये यून पर झपटा। उसने अपनी तीक्ष्णता से ये यून के बगल पर वार किया। ये यून ने पंजे से खुद को बचा लिया, लेकिन पंजे से उठी हवाओं ने उसके जादुई कपड़ों को चीर डाला। यह कोई भ्रम नहीं है। जब इस पर हमला हुआ तब यह भ्रम नहीं था, लेकिन जब यह बचाव करेगा तब यह भ्रम बन जाएगा। क्या इससे यह व्यावहारिक रूप से अजेय नहीं बन जाएगा? बहुत से लोगों के मन में ऐसे विचार इसलिए थे क्योंकि वे 9 पूंछ वाले सफेद लोमड़ी के युद्ध के तरीकों को नहीं समझते थे। हालांकि 9 टेल्ड डोमेन में ये यून का दिमाग बिल्कुल साफ था। उसे पहले जो आशंका थी वह गलत नहीं थी। 9 टेल्ड व्हाइट फॉक्स वास्तव में डोमेन के साथ एकीकृत हो गया था। 9 टेल्ड डोमेन ही 9 टेल्ड व्हाइट फॉक्स था और 9 टेल्ड व्हाइट फॉक्स ही डोमेन था। 9 पूंछ वाले सफेद लोमड़ी ने स्वयं को एक संसार के रूप में प्रकट कर दिया था। यदि इस संसार को नष्ट नहीं किया गया तो 9 पूंछ वाले सफेद लोमड़ी को हराने का कोई रास्ता नहीं था। वरिष्ठ भाई, लगता है आपने कुछ ज्यादा ही कर दिया है।
ये यून के युद्ध प्रक्षेपण के सामने एल्डर दुवानमू ने एल्डरशी को अपनी आवाज भेजी। अगर ये यून रानी मछली से लड़ रहा होता तो शायद उसने उसे पहले ही बुरी तरह घायल कर दिया होता। हालांकि 9 पूंछ वाले सफेद लोमड़ी से लड़ने के मामले में ये यून के पास अनुभव की कमी थी, क्योंकि उस लोमड़ी के पास तरह तरह की विचित्र युद्ध तकनीकें थीं। ये यून के लिए बहुत नुकसानदायक साबित हुआ। एल्डरशी थोड़ा हिचकिचाए और फिर बोले, ये सच नहीं है कि इस क्षेत्र में कोई कमजोरी नहीं है, लेकिन ये यून के लिए उस कमजोरी को ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। खैर, ये भी ठीक है। उसे यह बताकर कि मार्शल आर्ट की दुनिया में किस तरह की विचित्र और बहुआयामी युद्ध कलाएं मौजूद हैं, श्वेत लोमड़ी कबीले की इस युवती के खिलाफ मामूली नुकसान सहना उचित है। एल्डर दुवानमू और एल्डरशी की बातचीत के दौरान राजकुमारी व्हाइट फॉक्स ने चौथे फे ड्रैगन को पहले ही गंभीर रूप से घायल कर दिया था। ये चौथा प्राचीन फे था, फिर भी ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि इसने राजकुमारी व्हाइट फॉक्स की प्रगति को रोक दिया हो। ये यून की बात करें तो वह एक गतिरोध की स्थिति में था। जियानजू, शैडो ट्विंस और वुफेन जैसे लोगों को तो हार के कारण पहले ही निष्कासित कर दिया गया था। केवल जियानजू और शैडो ट्विंस में से बड़ी बहन नोगियन ने ही बड़ी मुश्किल से तीसरे प्राचीन परी को मार गिराया था। चौथे प्राचीन परी का सामना करने पर वे उसके सामने टिक नहीं पाए। जहां तक नोग्यू और वुफेन की बात है, वे तीसरे प्राचीन परी को केवल गंभीर रूप से घायल करने में ही कामयाब रहे, लेकिन तीसरे प्राचीन परी को मारने में असफल रहने से पहले ही वे पराजित हो गए। जिस क्षण उन्हें फे रिफाइनिंग रॉक द्वारा निष्कासित किया गया, उसी क्षण उन्होंने फे रिफाइनिंग रॉक सरणी के 2 विशाल प्रक्षेपण देखे। राजकुमारी जुए और दूसरी है ये यून 9 पूंछ वाले सफेद लोमड़ी से लड़ रहा है, और इसने अपना 9 पूंछ वाला क्षेत्र भी प्रकट कर दिया है। नोगियन और नोग्युए को अन्य लड़ाइयों में हुई घटनाओं का एहसास हुआ। सफेद लोमड़ी की वंशज होने के नाते विशालकाय 9 पूंछ वाली सफेद लोमड़ी ने उन्हें चकित कर दिया। उन्हें ये पूछने की आवश्यकता नहीं थी कि यून किस प्राचीन परी तक पहुंचा था, क्योंकि वे 9 पूंछ वाले सफेद लोमड़ी की आभा और 9 पूंछ वाले क्षेत्र द्वारा उन्हें दिए गए एहसास से ही जानते थे कि वे जिस 9 पूंछ वाले सफेद लोमड़ी को देख रहे थे वह उस तीसरे प्राचीन परी से कहीं अधिक शक्तिशाली थी जिससे वे लड़ रहे थे। क्या ऐसा हो सकता है कि यून चौथे प्राचीन परी से लड़ रही हो? जुड़वा बच्चों को यह बात अविश्वसनीय लगी। बिल्कुल सही, चौथा वाला, बाय युएकिंग ने अपने हाथ में पंखे को कसकर पकड़ते हुए कहा। हालांकि ये यून अब एक मुश्किल स्थिति में फंस गया था, फिर भी बाय युएकिंग ये समझने में असमर्थ थी कि ये यून इतना शक्तिशाली कैसे हो गया। 9 पूंछ वाले लोक में एक और पंजे ने ये यून पर हमला किया। पंजे की नोकों से 9 पूंछ वाले लोक में 3 खूनी निशान बन गए। अगर ये खूनी निशान ये यून के शरीर पर लगते तो इसके परिणाम स्पष्ट थे। ये यून ने एन मौके पर उनसे बचकर खुद को बचा लिया। इस समय ये यून 9 पूंछ वाले सफेद लोमड़ी का सामना करते हुए अत्यंत शांत बना रहा। 9 पूंछों का क्षेत्र एक ऐसी चीज थी जिससे वह पहले कभी परिचित नहीं था। 9 क्षेत्रों के संयोजन ने ये यून को युद्ध में एक ऐसा अनुभव दिया जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। यह एक चुनौती थी, लेकिन क्या यह उनके लिए खुद को प्रशिक्षित करने का अवसर भी नहीं था? ये यून ने बैंगनी क्रिस्टल फे गॉड स्टोन के माध्यम से अस्तित्व के 10,000 दानव चक्र पर ध्यान केंद्रित किया था। हालांकि उन्होंने 7 वर्षों की अवधि में इस विषय में अंतर्दृष्टि प्राप्त कर ली थी, फिर भी उनके और लंबे बालों वाले व्यक्ति के स्तर के बीच का अंतर दिन और रात के अंतर जैसा था। इसके अलावा अंतर्दृष्टि से वास्तविक युद्ध कौशल तक पहुंचने के लिए एक प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। ये यून इस वास्तविक युद्ध का उपयोग अस्तित्व के 10,000 दानव चक्र के नियमों और अपने वास्तविक युद्ध कौशल के बीच एक पूर्ण सम्मिलन को पूरा करने के लिए करना चाहता था। लोमड़ी के पंजे ने ये यून पर वार किया, लेकिन इस बार ये यून ने न केवल वार को चकमा दिया बल्कि जवाबी हमला भी किया। ये यून की तलवार बैंगनी रंग के प्रतीकों से जगमगा रही थी। ये बैंगनी प्रतीक अस्तित्व के 10,000 दानव चक्र से उत्पन्न रूनिक पैटर्न थे। ये यून की वर्तमान स्थिति को देखते हुए 10,000 दानव अस्तित्व चक्र को पूरी तरह से बुलाना बहुत मुश्किल था। इससे उसकी लगभग सारी शक्ति समाप्त हो जाती, जिसके परिणामस्वरूप वह आगे लड़ने में असमर्थ हो जाता। कहने का तात्पर्य यह था कि यदि यून पूरे 10,000 दानव अस्तित्व चक्र को बुलाकर चौथे प्राचीन परी को मार डाले तो भी परिशोधन शिला सरणी के लिए उसकी यही अधिकतम सीमा होगी। ये यून ऐसा परिणाम नहीं चाहता था, और अगर वह अस्तित्व के संपूर्ण 10,000 दानव चक्र को नियमित प्रतीकों में परिवर्तित कर अपने हथियारों को उनसे मजबूत कर ले तो इससे बहुत सारी ऊर्जा की बचत होगी। ये यून के आसपास से 999 उड़ने वाली तलवारें निकली और तेज रोशनी दिखाई दी। प्रत्येक उड़ने वाली तलवार पर एक प्रतीक चिन्ह अंकित था। राज्य की सीमाओं पर पहुंचते ही उड़ती हुई तलवारें बेरोक टोक उड़ने लगीं। डिंग 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 डिंग। जब धातु नामात्र की बाधा से टकराए तो उससे एक कर्कश ध्वनि निकली। ये यून की तलवार तो लोमड़ी के पंजों से लड़ने के लिए ही समर्पित थी। उड़ती हुई हर तलवार उस क्षेत्र की बाधाओं से टकराए और व्यर्थ ही पीछे हट गई। लेकिन वास्तव में ये यून हर बार हमले का एक अलग तरीका चुन रही थी। ये यून के लिए तलवारों की हर एक प्रहार नियमों का टकराव था। यह अनुभूति बिल्कुल अलग थी। युद्ध के दौरान उसने नियमों के टकराव के माध्यम से 9 पूंछ वाले क्षेत्र में सेंध लगाने का तरीका खोजना शुरू कर दिया। साथ ही ये यून के लिए 10,000 दानव अस्तित्व चक्र के उपयोग हेतु एक प्रकार का प्रशिक्षण भी था। जैसे जैसे वह उस क्षेत्र को भेदने का प्रयास कर रहा था, वैसे वैसे वह अस्तित्व के 10,000 दानव चक्र के बारे में अपनी समझ बढ़ा रहा था। ये यून का मानना था कि 9 पूंछ वाला श्वेत लोमड़ी चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह बैंगनी क्रिस्टल के प्रेत में छिपे लंबे बालों वाले व्यक्ति के सामने बहुत ही कमजोर था। 9 पूंछ वाले लोग के नियम अंततः अस्तित्व के 10,000 दानव चक्र के नियमों से हीन थे। तलवार की किरणें बर्फ के टुकड़ों की तरह चारों दिशाओं में फैल गईं। ये यून की स्थिति बेहद खतरनाक थी क्योंकि लोमड़ी के पंजे उस पर हमला कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वह किसी भी क्षण हार जाएगा। जूनियर ब्रदर ये एक भयंकर युद्ध में उलझे हुए हैं। ल्यूओ वंश के शिष्य बेहद घबराए हुए थे।
श्वेत लोमड़ी के शिष्यों को ऐसा लग रहा था मानो जीत उनके हाथ में हो। ये यून अभी भी अपनी उड़ने वाली तलवारें चला रहा है। क्या उसे लगता है कि वह 9 पूंछ वाले क्षेत्र को भेद सकता है? कितनी भोली सोच है, श्वेत लोमड़ी के एक शिष्य ने कहा। तभी अचानक शिष्यों के बीच जोरदार जयकार गूंज उठी। राजकुमारी जुएर ने चौथे प्राचीन परी को मार डाला। लुओ वंश के शिष्य चौंककर अपना सिर तेजी से घुमाकर देखने लगे। वहां उन्होंने गहरे नीले समुद्र के ऊपर एक लंबे अजगर का शव तैरता हुआ देखा। उसका शरीर घावों से भरा हुआ था। जहां तक राजकुमारी व्हाइट फॉक्स की बात है, वह हवा में तैर रही थी, जबकि लाल रंग के अजगर का खून धीरे धीरे उसकी तलवार की नोक से बह रहा था। पादा भारी मात्रा में निकला अजगर का खून समुद्र में गिर गया। बर्फ की तरह सफेद कपड़ों का दृश्य, जबकि खून से रंगा समुद्र था। कई शिष्यों की आंखों की पुतलियों में इस कदर बस गया कि उन्हें लगा जैसे उनका पूरा शरीर सदमे में डूब गया हो। क्षण भर के लिए लुओ कबीले के शिष्य फिर रिफाइनिंग रॉक प्रक्षेपण के सामने चुप हो गए। राजकुमारी व्हाइट फॉक्स बहुत शक्तिशाली थी। अजयता एक प्रकार का अकेलापन था। लुओ डिवाइन हॉल की परीक्षाओं में भाग लेने वाली युवा पीढ़ी में राजकुमारी व्हाइट फॉक्स शायद एक अजय हस्ती थी। सौभाग्य से लुओ वंश में अभी भी लुओ हुआर मौजूद थी जो उनका मुकाबला कर सकती थी। अध्याय 910 लोमड़ी के खून से सने कपड़े। चौथे प्राचीन परी को मारने के बाद पांचवें प्राचीन परी के विरुद्ध युद्ध शुरू होने से पहले 2 मिनट का विश्राम समय था। यद्यपि यह समय कम था, फिर भी अत्यंत शक्तिशाली वंश वाली राजकुमारी श्वेत लोमड़ी के लिए पर्याप्त मात्रा में युवांची ऊर्जा पुनः प्राप्त करने के लिए यह पर्याप्त था। राजकुमारी व्हाइट फॉक्स 5वीं प्राचीन परी को चुनौती देने ही वाली थी। इस लिहाज से व्हाइट फॉक्स के शिष्य उत्साहित थे, लेकिन इस समय उन्हें भी इस बात की उम्मीद नहीं थी कि प्रिंसेस व्हाइट फॉक्स 5वें प्राचीन फे को मार पाएगी। चौथे प्राचीन परी को मारना उसके लिए आसान नहीं था, और चूंकि 5वीं प्राचीन परी चौथी से अधिक शक्तिशाली थी, तो क्या उसके लिए 5वीं को हराना संभव था? मुश्किल। समय बीतता गया और राजकुमारी श्वेत लोमड़ी ध्यान लगाने और अपनी सांसों को नियंत्रित करने लगी। वहीं घेराबंदी के बाहर लुओ कबीले के शिष्य यी यून और 9 पूंछ वाली श्वेत लोमड़ी के बीच की लड़ाई को घबराहट से देख रहे थे। 9 पूंछ वाले लोक में ये यून के पास 9 पूंछ वाले सफेद लोमड़ी के शरीर पर सीधे हमला करने का कोई तरीका नहीं था। वह केवल निष्क्रिय रूप से बचाव कर सकता था, जबकि 9 पूंछ वाले लोक की सीमाओं पर हमला करना व्यर्थ प्रतीत होता था। 1000 बर्फ से बनी उड़ने वाली तलवारें कुछ ही सेकंड में 1000 हमले करेगी, लेकिन हर एक हमला क्षेत्र की सीमाओं द्वारा विफल कर दिया जाएगा। वह अभी इसे हल नहीं कर पा रहा है। छोटे भाई की युवांची में भारी गिरावट आ रही है। फिर रिफाइनिंग रॉक सरनी के युद्ध प्रक्षेपण ने सभी को ऐसा एहसास कराया मानो वे स्वयं वहां मौजूद हो। इसने प्राचीन फे की चालों, आभा और दमन, साथ ही चुनौती देने वाले की युवांची की तीव्रता को प्रतिबिंबित किया। सभी को स्पष्ट रूप से यह महसूस हो रहा था कि यून की युवांची उसकी पूरी क्षमता का केवल लगभग 80% ही थी। एक बार जब उसकी युवांची की तीव्रता इष्टतम स्तर से नीचे गिर जाती है, तो आक्रमण हो या बचाव, दोनों ही स्थितियों में उस पर अधिक दबाव पड़ता है। परिणाम स्वरूप उसकी युवांची और भी तेजी से कम होने लगती है, जिससे एक दुष्चक्र शुरू हो जाता है। यदि यह सिलसिला जारी रहा तो हार निश्चित थी। इस पल पेंग 9 पूंछ वाले क्षेत्र में ये यून की उड़ती हुई तलवारों में से एक के फटने से धातु के चकनाचूर होने की तेज आवाज सुनाई दी। क्या उसकी तलवार टूट गई? लुओ कबीले के शिष्य प्रक्षेपण को टकटकी लगाकर देख रहे थे। हालांकि वे 1000 बर्फ की उड़ने वाली तलवारों को नहीं समझते थे, लेकिन वे जानते थे कि ये उन तलवारों की एक विशेष श्रृंखला का उपयोग कर रहा था। श्रृंखला में उड़ने वाली तलवारों की संख्या निश्चित थी। एक भी तलवार कम होने पर श्रृंखला अधूरी रह जाती, जिससे उसकी शक्ति कम हो जाती। फिर रिफाइनिंग रॉक सरनी में सभी हथियार सामान्य और निम्न गुणवत्ता वाले थे। यदि कोई योद्धा उनमें युवांची का संचार करता तो उन्हें अविनाशी बनाना संभव था। हालांकि अगर अत्यधिक प्रभाव झेलते समय अपर्याप्त युवांची ऊर्जा डाली जाती थी तो हथियार का चकनाचूर हो जाना सामान्य बात थी। ये यून 999 उड़ने वाली तलवारों को नियंत्रित कर रहा था, और उसकी युवांची इतनी अधिक भागों में विभाजित होने के साथ साथ उसकी सहनशक्ति में कमी के कारण परिणामस्वरूप एक उड़ने वाली तलवार फट गई। जैसे ही लोग ऐसे विचार कर रहे थे, तभी एक और उड़ती हुई तलवार के 2 टुकड़ों में बिखरने की आवाज सुनाई दी। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। अली एक्सप्रेस। ज्यादा खरीदारी करें, कम खर्च करें, अभी देखें। अली एक्सप्रेस। समझदारी से खरीदारी करें, ज्यादा बचत करें। अली एक्सप्रेस। आपको जो चाहिए सब कुछ मिलेगा। अली एक्सप्रेस। हर उड़ती हुई तलवार के टूटने से ये यून की आक्रमण क्षमता कमजोर होती गई। आखिरकार वो बदमाश इसे बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने मुझे सच में डरा दिया। बाय युएकिंग ने गहरी सांस लेते हुए मन ही मन सोचा। उसे सचमुच डर था कि यून 9 पूंछ वाले श्वेत लोमड़ी को हरा देगा। इससे वह राजकुमारी श्वेत लोमड़ी से आगे निकल जाएगा। आखिरकार ये निश्चित नहीं था कि राजकुमारी जुएर 5वें प्राचीन परी को मार पाएगी। जब समय आएगा, भले ही 5वें प्राचीन परी के विरुद्ध राजकुमारी श्वेत लोमड़ी का परिणाम ये यून से कहीं बेहतर हो, लेकिन अगर वह उसे मारने में असफल रहती है तो परिणाम में कोई खास अंतर नहीं होगा। ये सोचकर बाय युएकिंग को राहत मिली। उसने लापरवाही से अपना पंखा फड़फड़ाते हुए कहा, ये यून भी बुरा नहीं है। दुर्भाग्य से वह 9 पूंछ वाले श्वेत लोमड़ी को चुनौती दे रहा है। हमारे श्वेत लोमड़ी वंश के प्रतीक के रूप में उसकी आत्मा के सार का एक अंश भी उसकी कल्पना से परे शक्ति रखता है। वह इसका सामना कैसे कर पाएगा?
बायुए किंग की बातों से लुओ वंश के शिष्य भौहें चढ़ा बैठे, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। आखिरकार ये यून की उड़ने वाली तलवारें क्षेत्र में लगातार टूट रही थीं। थोड़े ही समय में 10 से अधिक तलवारें टूट चुकी थीं। लुओ वंश के शिष्यों का दिल बैठ गया। जब उन्होंने राजकुमारी श्वेत लोमड़ी को दोबारा देखा तो पाया कि 2 मिनट में ही उसने अपनी युआनची की अच्छी खासी मात्रा पुनः प्राप्त कर ली थी। वह 5वें फे ड्रैगन को चुनौती देने ही वाली थी। यह अंतर बढ़ता जा रहा था, लेकिन फिर भी ये यून को खुद पर गर्व हो सकता था। उनकी पृष्ठभूमि और उम्र को देखते हुए इस मुकाम तक इतनी सफलता हासिल करना वाकई एक चमत्कार था। 9 पूंछ वाले क्षेत्र में ये यून का माथा पसीने से तरबतर था और वह हौंफ रहा था। अस्तित्व के 10,000 दानव चक्र के नियमों का वास्तविक युद्ध में उपयोग करने पर उसकी शक्ति को सबसे अधिक सीमित करने वाली चीज उसका कमजोर साधना स्तर था। ये यून की युआनची 10,000 दानव अस्तित्व चक्र के उपयोग के लिए अपर्याप्त थी। यहां तक कि अगर वह नियमवाचक खंडों का उपयोग भी कर रहा होता तो भी उसकी ऊर्जा तेजी से कम हो रही थी। मुझे कम से कम 5वें चरण तक पहुंचने के लिए अपनी 70% शक्ति बनाए रखनी होगी, तभी मेरे जीतने की थोड़ी सी भी संभावना होगी। फिलहाल मैं इस 9 पूंछ वाले क्षेत्र को पार करने के लिए अपनी ऊर्जा का केवल 10% ही उपयोग कर सकता हूं। ये यून ने महान महारानी हृदय सूत्र की शक्ति को अधिकतम सीमा तक बढ़ा दिया। 10,000 दानवों का अस्तित्व चक्र आखिरकार एक आक्रामक तकनीक थी। किसी योद्धा के साधना स्तर और युआनची भंडार को वास्तव में प्रभावित करने वाली चीज उसकी साधना तकनीक ही होती है। एक समय था जब महान महारानी हृदय सूत्र ये यून की सर्वोच्च स्तरीय साधना तकनीक थी। इससे ये यून को बहुत शक्ति मिलती थी, लेकिन अब 10,000 दानव चक्र के अस्तित्व के कारण महान महारानी हृदय सूत्र अपर्याप्त साबित हो रहा था। परिणामस्वरूप युआनची का भंडार ही ये यून की कमजोरी बन गया था। 20 से अधिक उड़ने वाली तलवारें चकनाचूर हो गई हैं। वह बदमाश सचमुच अपनी सीमा पर पहुंच गया है, एल्डर दुआनमू ने आह भरते हुए कहा। हालांकि वह पहले से ही जानता था कि ये यून का प्रदर्शन शानदार था, फिर भी वह अवचेतन रूप से आशा करता था कि ये यून एक बड़ा चमत्कार कर दिखाएगी। कई लोग टूट चुके हैं, लेकिन क्या आपको यह अजीब नहीं लगता? ऐसा लगता है कि ये बदमाश इस समय जानबूझकर अपनी ताकत बचा रहे हैं। इसी क्षण एल्डर शी अचानक बोले। एल्डर दुआनमू प्रक्षेपण को देखकर दंग रह गए। उन्होंने महसूस किया कि ये यून भी पूरी ताकत से प्रयास नहीं कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें कुछ हिचक हो रही हो। वह बदमाश क्या कर रहा है? क्या उसे स्थिति की गंभीरता का एहसास नहीं है? वह अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा है? भले ही वह 9 पूंछ वाले क्षेत्र को भेद न पाए, लेकिन खुलकर हमला करने से उसके परिणाम बेहतर दिखेंगे। एल्डर दुआनमू असमंजस में पड़ गए। पुरस्कार फिर रिफाइनिंग रॉक सरणी को साफ करने के आधार पर दिए जाते थे। परिणाम जितने बेहतर होते थे, पुरस्कार भी उतने ही अच्छे होते थे। ये यून वाकई एक कठिन परिस्थिति में देते हुए हैं। उन्होंने हर संभव प्रयास किया है, लेकिन मैंने देखा कि बिखरी हुई उड़ती हुई तलवारें दिलचस्प लगती हैं। बिखरी हुई लगभग 20 उड़ती हुई तलवारें जब आपस में जुड़ती हैं तो मुझे एक विशेष अनुभूति देती हैं। उद्धरण चिन्ह। ओह, एल्डर दुआनमू ने अपनी भौहें उठाईं। वरिष्ठ भाई, आपका क्या मतलब है? क्या आप मुझे बता रहे हैं कि यून ने डोमेन को भेदने का तरीका खोज लिया है? एल्डर शी ने इसे खारिज करते हुए कहा, ऐसा होना असंभव है। अगर मैं होता तो स्वर्ग आरोहण की साधना स्तर होने के बावजूद मेरे पास 9 पूंछ वाले क्षेत्र को भेदने के 100 तरीके होते। लेकिन ये यून उन 100 तरीकों में से किसी का भी उपयोग नहीं कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि वह कोई ऐसा तरीका खोज सकता है जो मेरे तरीकों से बेहतर हो। लेकिन चूंकि उसे अभी तक कोई समाधान नहीं मिला है, इसलिए यून अभी भी कोशिश कर रहा है। हालांकि उसकी कोशिशें मुझे कुछ खास लगती हैं। इसमें कुछ गहरा अर्थ छिपा है, ऐसा कहना मुश्किल है। एल्डर शी ने अपना सिर हिलाया। वे लाखों वर्षों से जीवित थे। उनकी साधना का स्तर बहुत ऊंचा था और वे सुशिक्षित थे। वे किसी कनिष्ठ शिष्य के नियमों और चालों की गहराई को समझ सकते थे, भले ही वे उन्हें पहली बार देख रहे हों। वह ये उनकी चालों में छिपी गहराई को समझ नहीं सका, जिसका अर्थ केवल ये था कि शायद उसमें कोई गहराई थी ही नहीं। जैसे ही एल्डर शी ने ये कहा, पेन 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 की लगातार आवाजें सुनाई दी। उसी क्षण दर्जनों उड़ती हुई तलवारें चकनाचूर हो गईं। पहले वालों को मिलाकर कुल मिलाकर 100 उड़ने वाली तलवारें चकनाचूर हो चुकी थीं। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि प्रत्येक उड़ने वाली तलवार के टूटने के बाद उड़ने वाली तलवारों में समाहित नियमित टुकड़े सुनहरे प्रतीकों में परिवर्तित हो गए थे, जो 9 पूंछ वाले क्षेत्र की सीमा से जुड़ गए थे। 100 उड़ती हुई तलवारों ने 100 सुनहरे प्रतीक चिन्ह पीछे छोड़ दिए थे। जब इन प्रतीकों को आपस में जोड़ा गया तो ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उन्होंने एक विशाल पहिया बना लिया हो। और ठीक इसी क्षण ये यून का शरीर अचानक चमक उठा और वह इस चक्र के केंद्र में पहुंच गया। उसने 9 पूंछ वाले सफेद लोमड़ी की ओर पीट करके स्थानिक सीमा का सामना किया। सब कुछ अनदेखा करते हुए यहां तक पहुंचने के कारण वह 9 पूंछ वाले सफेद लोमड़ी के हमले को समय पर रोक नहीं पाया। एक लोमड़ी का पंजा तेजी से ये यून के पीछे आया। ये यून टुकड़े टुकड़े होने ही वाला था। छोटे भाई, ये लोग चीखने लगे। ऐसा लग रहा था मानो ये यून को पता ही नहीं था कि 9 पूंछ वाला सफेद लोमड़ी उस पर हमला कर रहा है। एल्डर दुआनमू और एल्डर शी ने अपनी युआनची का संचार करते हुए हलचल मचा दी। उन्होंने ये यून को एन समय पर बचाने की योजना बनाई, लेकिन इस समय ये यून ने 9 पूंछ वाले सफेद लोमड़ी की अनदेखी की। हाथ में तलवार लिए उसने पहिए के केंद्र में वार किया। तोड़ना, बूम, 100 मंत्र एक साथ फट पड़े। इस तीव्र विस्फोट के कारण 9 पूंछ वाले क्षेत्र की पूरी स्थानिक सीमा अंडे के छिलके की तरह टूटने लगी। 9 पूंछों वाले सफेद लोमड़ी की बात करें, जो 9 पूंछों वाले क्षेत्र के मध्य में स्थित थी, वह पहले ही उस क्षेत्र में विलीन हो चुकी थी। वह क्षेत्र ही थी और क्षेत्र ही उसका एकमात्र स्वरूप था। जिस क्षण वह क्षेत्र चकनाचूर हुआ, उसी क्षण 9 पूंछ वाले सफेद लोमड़ी का शरीर भी चकनाचूर हो गया।
शरीर के टुकड़े टुकड़े होते ही उसने एक भयानक चीख मारी और चारों ओर खून फैल गया। जैसे ही वह घातक पंजा ये यून की पीठ पर वार करने वाला था, वह चूर चूर हो गया। हाथ में तलवार लिए ये यून की पीठ गिरते हुए 9 पूंछ वाले सफेद लोमड़ी की ओर थी। उसका शरीर लोमड़ी के खून से लथपथ था, वह खून से सना हुआ था। इस अचानक हुए बदलाव ने सभी की उम्मीदों को पार कर दिया। ये यून लगभग हारने ही वाला था और उसे लोमड़ी के पंजे से चोट भी लग चुकी थी, लेकिन पल भर में सब कुछ पलट गया। ये यून की तलवार ने 9 पूंछ वाले क्षेत्र को चीर डाला और परिणामस्वरूप 9 पूंछ वाली सफेद लोमड़ी मारी गई। एल्डर दुआनमू और एल्डर शी ने अपने आमतौर पर उदासीन और ठंडे चेहरों पर एक अकथनीय भाव के साथ ये यून को घूरा, जो लुओ कबीले और व्हाइट फॉक्स के शिष्यों की पूर्ण स्तब्धता से कहीं अधिक था। आखिर हुआ क्या?